एस्पिरेंट्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हरियाणा सीईटी ग्रुप डी टेस्ट सीरीज में आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करेंगे। 6 प्रैक्टिस सेट हमारे हो चुके हैं और वो सारे के सारे नॉलेज हब चैनल पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है और वो है नॉलेज हब 7900। नॉलेज हब 790 टेलीग्राम पर आपको सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ मिलेगी। ये जो आज की क्लास करने लग रहे हैं इसकी पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिलेगी। जो स्टूडेंट्स पहली बार क्लास देख रहे हैं वो यूट्यूब पर भी नॉलेज हब को सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम पर भी नॉलेज हब चैनल ज्वाइन कर ले। इस टेस्ट सीरीज के अंदर जो टेस्ट हम करेंगे इसमें 100% पूछे जाएंगे और सारे के सारे HSSC के पैटर्न पर बेस है। HSSC के पैटर्न का मतलब इसमें जीएस के 15 सवाल भी शामिल है, हरियाणा जीके के 25% भी इसमें शामिल है। ठीक है, टेस्ट सीरीज जो तैयार की गई है ये टेस्ट सीरीज तैयार की गई है आर्यभट्ट एकेडमी द्वारा और ये आर्यभट्ट एकेडमी की हेल्पलाइन नंबर है। कोर्सेज वगैरह की जानकारी के लिए आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हरियाणा सीईटी ग्रुप डी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज हम कर रहे हैं और आज 100 के 100% इसमें डिटेल से सॉल्यूशन हम करेंगे 1 बाय 1 करके। जो स्टूडेंट पहली बार क्लास देख रहा है वो यूट्यूब पर नॉलेज हब को सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम चैनल नॉलेज हब 7900 जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वो जरूर ज्वाइन कर ले। तो चलिए, पहला प्रश्न है आज की क्लास का और यहाँ से रीजनिंग शुरू होती है। पहले कुछ प्रश्न रीजनिंग के गणित के आएंगे, उसके बाद जनरल साइंस और हरियाणा जी के सारे कुछ 1 बाय 1 इसमें हम करेंगे। तो पहला प्रश्न दिया है कि मार्टिन अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करता है। वह 10 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा, फिर 12 मीटर चला, उसके बाद दाएं मुड़ा, फिर 3 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा, फिर 1 मीटर चला, फिर से बाएं मुड़ा और अब लास्ट में 5 मीटर चला। अब वह किस दिशा में चल रहा है? सभी मोड केवल 90 डिग्री, ये तो भाई सीधी सी बात है 90 डिग्री का ही है। देखो, इसमें सबसे पहले तो जो डायरेक्शन के सवाल है इसमें आते ही सबसे पहले ऐसे डायरेक्शन बना लो, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ये 4 दिशा एक साइड में आप बना लो। उसके बाद जो बात इसमें दे रखी है वैसे वैसे हमें चलना शुरू करना है। देखो, शुरू में ऐसे चलेगा, पहले तो 10 मीटर चलेगा पूर्व दिशा की ओर, ठीक है। उसके बाद ये चला है 12 मीटर ऊपर की तरफ, ठीक है। उसके बाद फिर ये दाएं मुड़ गए, 3 मीटर चला है, ठीक है। पहले चला, फिर बाएं मुड़ गया 12 मीटर, फिर चला, फिर 3 मीटर दाएं मुड़ गया। 3 बात हो गई। इसके बाद आगे इसमें क्या लिख रखा है कि फिर से बाएं मुड़ा और 1 मीटर चला और फिर से बाएं मुड़ा और 5 मीटर चला। 3 मीटर चल लिया था, अब इसका बायां क्या होगा, ऊपर की तरफ 1 मीटर चलेगा, फिर लेफ्ट मुड़कर 5 मीटर चलेगा ये, ठीक है। अब इसने लास्ट में पूछा कि वो किस दिशा में उसका मुंह है। अब इसका इस साइड में मुंह है भैया, देखो लास्ट में ऊपर 5 मीटर वाला, इस दिशा में इसका मुंह है। कौन सी दिशा है? ये पश्चिम दिशा है, ठीक है। तो उसका मुंह किस दिशा में आएगा? पश्चिम दिशा में। अब वो किस दिशा की तरफ चल रहा है? वो पश्चिम दिशा की तरफ चल रहा है, ठीक है। शुरू में ऐसे साउथ में चला, फिर ऊपर चला 12 मीटर, फिर 3 मीटर चला, फिर 1 मीटर, फिर 5 मीटर ऐसे। तो इसका लास्ट में मुंह किस साइड में है? वेस्ट की साइड है, क्योंकि शुरू में ये इस साइड चला था, ईस्ट की साइड। एकदम उल्टा मुंह है इसका ऐसे, तो ये पश्चिम की साइड इसका मुंह हो गया। तो पहले प्रश्न का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। फिलहाल किस दिशा की तरफ चल रहा है? वो पश्चिम दिशा की तरफ वो चल रहा है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे है प्रश्न नंबर 2 और इसमें आपको ये बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? 1 3 1 2 2 4 7, ये क्या कुछ दे रखा है? ये देखो, अब ध्यान से देखो। 1 के सामने 1 दे रखा है, 2 के सामने 8 दे रखा है, ठीक है। 3 के सामने 27 दे रखा है, तो 4 किसके सामने आएगा ये बताना है। देखो, 1 का स्क्वायर क्यूब कुछ भी करो, 1 का तो 1 ही रहेगा, ये तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये देखो 2 का 8 करना है, यानी कि 2 की पावर 3 कितना आएगा? 8। 2 का क्यूब कहाँ है? 8 इसके सामने। 3 का क्यूब 27 इसके सामने। समझ रहे हो इस चीज में? यहाँ पे आमने सामने 2 का क्यूब है, इसके सामने 3 का क्यूब है, तो यहाँ पर 4 का क्यूब आएगा। 4 का क्यूब कितना आएगा? 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 3। ये आकृति दे रखी है और इसमें बताना है कि यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी जो इसको पूरा करेगी स्ट्रक्चर को, ठीक है। 4 ऑप्शन आपने इसमें दिए गए हैं। देखो, इसमें सीधी सी बात है, ये ऐसे बनाना है तो ये ऐसे कैसे बन जाएगा? एक तो बिल्कुल ऐसे कैसे, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या दे रखा है? इसका कोना ऐसे ट्रायंगल बनाएगा, तो इसका कोना यहाँ से ऐसे ट्रायंगल बनाएगा, एक ऐसे बनेगी ट्रायंगल।
उसके बाद यहाँ पर एक कोना करके ऐसे दे रखा है, ठीक है। इस हिसाब की स्ट्रक्चर बनेगी। अब आपको डिटेल में दिखाऊं मैं पूरी स्ट्रक्चर। तो देखो ये जो ऑप्शन डी वाली इमेज दे रखी है ये इसमें ऐड होगी और ये हमारा लास्ट में फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा इसका, ये वाला ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का। अब आगे दिया प्रश्न नंबर 4 और ये जो लिख रखा इसकी मिरर इमेज बनानी है। मिरर इमेज का मतलब इसका बिल्कुल उल्टा है, ऐसे ये y दे रखा है तो ये y ऐसे बनेगा, ये 4 दे रखा है तो ये 4 इसका उल्टा बनेगा, ऐसे करके बनेगा, ये 2 ऐसे उल्टा बनेगा, ये w बनेगा और ये g उल्टा बनेगा ऐसे। तो इनमें से कौन सी आकृति है जो इसका उल्टा बनेगी? देखो ये तो पहले ही गलत हो गया, 7 नीचे तो आएगा नहीं, पहली बात तो ये गलत हो गया। इसमें ये y ऊपर दे रखा ये भी नहीं आएगा, 2 ऑप्शन हट गए। अब आगे चलो, इसमें 4 है तो ये 4 ऐसे उल्टा बनेगा, ये उल्टा ऐसे नहीं बनेगा, समझ गए। सिंपल हमने काटने हैं कौन सी गलत है बस, बाकी सही ऑप्शन सी बच जाएगा, ये हमारा सीधा हो जाएगा, देखने की जरूरत नहीं है। उल्टा ऊपर नीचे ये तो वाटर इमेज में बनेगा ऐसे उल्टा, तो मिरर इमेज में तो इसकी जो पीठ है वो सामने आ जाएगी, बस ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा इसका। आगे दिया प्रश्न नंबर 5, एक पंक्ति में रूपाली बाएं से 13वें नंबर पर और नीलम दाएं से 18वें नंबर पर है। यदि वे अपना स्थान बदल लेती है तो रूपाली बाएं से 21वें नंबर पर आ जाती है, तो दाएं से नीलम का कौन सा स्थान है? अब देखो इसमें हमें कैसे करना है, एक सिटिंग अरेंजमेंट करनी है आराम से तसल्ली से। ये मान लो टोटल लाइन हो गई पूरी। अब इसमें यहाँ पर लेफ्ट से अगर बात करिए, लेफ्ट है और ये राइट है। लेफ्ट से अगर बात करें तो यहाँ पर रूपाली बैठी है कितने नंबर पर? 13वें नंबर पर। और राइट साइड से बात करें तो नीलम बैठी है, कितने नंबर पर बैठी है नीलम? 18वें नंबर पर। हो गई। जब ये दोनों ने आपस में जगह बदल ली तो मतलब यहाँ पर कौन आ गई? नीलम आ गई, और यहाँ पर कौन आ गई? रूपाली आ गई। आ गई। अब इसने कहा है कि रूपाली बाएं से 21वें नंबर पर चली जाती है, यहाँ से ये 21वें नंबर पर चली गई, समझ गए। पहले ये यहाँ पर 13वें नंबर पर थी, अब यहाँ पे आने के बाद ये 21वां नंबर हो गया इसका ये। तो मतलब बीच में कितने बंदे बैठे हैं इसके? 8 बंदे तो आ गए बीच में। 13वें नंबर पर थी, 8 और आ गए, अभी 21वें नंबर पर आ गई। अब इसने कहा है कि नीलम का दाएं से कौन सा स्थान है। अभी जो नीलम यहाँ पर आई है तो राइट साइड से इसका कौन सा स्थान है? पहले 18वें नंबर पर थी, 8 बंदे बीच में और थे, तो कितने नंबर पर आ गई? 26वें नंबर पर। ठीक है, 8 बंदे जुड़ जाएंगे, बीच में 8 बंदे आ गए थे, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी। दाएं से नीलम कौन से नंबर पर हो गया? 26वें नंबर पर। देखो ये पहले 13वें नंबर पर थी, 13 से 21 पर चली गई, कितने ऐड हो गए? यानी कि बीच में 8 स्टूडेंट थे। तो 18वें नंबर पर थी तो बीच में 8 स्टूडेंट थे, तो कितना हो गया? 26वें नंबर पर। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे दिया है प्रश्न नंबर 6 और ये एक सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न दिया है। सिटिंग अरेंजमेंट हमें इसमें करनी है। तो सबसे पहले से सर्कल एक मेज पर बैठे हैं, सारे सेंटर की तरफ देख रहे हैं। वीणा और साध्वी पूजा के निकटतम पड़ोसी है। अनिल और गुना गिरी के निकट पड़ोसी है। अनिल वीणा के निकट बाएं बैठा है, तो वीणा के निकट दाएं कौन है? देखो कितने बंदे? 6 बंदे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। पहले वो देखो किस 2 की स्थिति एक साथ दे रखी है। इसमें दे रखी अनिल वीणा के निकटतम बाएं बैठा है। मान लो यहाँ पर वीणा बैठी है तो इसके एकदम बाएं कौन बैठा है? अनिल बैठा है। बैठ गया। वीणा के एकदम बाएं कौन बैठ गया? अनिल बैठ गया। अब वीणा और अनिल के संबंध में क्या दे रखा है? ये दे रखा है कि अनिल और गुणा गिरी के निकटतम पड़ोसी है। अनिल और गुणा ये गिरी के पड़ोसी है। इसका मतलब क्या है कि गिरी के एक साइड अनिल है और एक साइड गुणा है ना। तो अनिल यहाँ पे बैठ गया, ये अनिल तो बैठा हमारा यहाँ से, तो यहाँ पे कौन बैठेगा? गिरी बैठेगा, ठीक है। और इसके साइड कौन बैठेगा? इधर गुणा बैठेगी, क्योंकि अनिल और गुणा गिरी के पड़ोसी हैं, तो गिरी के दोनों साइड, एक साइड अनिल और एक साइड गुणा। बैठ गए। ये अनिल है और ये वीणा है। अब आगे देखो एक और, वीणा और साध्वी पूजा के निकटतम पड़ोसी है। वीणा इधर बैठी है और साध्वी किसकी पड़ोसी है? पूजा की। तो इसका मतलब पूजा के एक साइड कौन बैठेगा? वीणा, और एक साइड कौन बैठेगी? इधर साध्वी बैठेगी। ये साध्वी यहाँ बैठ गई, ठीक है। अब इसने पूछा है वीणा के इमीडिएट राइट कौन है, तो वीणा के इमीडिएट राइट कौन बैठेगा? पूजा बैठेगी। कौन है? पूजा, ऑप्शन सी। देखो इसने वीणा का पूछा तो हमें इतनी स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसके क्वेश्चन में ही आंसर दिया है इसका। ये देखो इसने पहले हमने बैठाए थे 6 बंदे ऐसे। अब इसने एक लाइन बोली थी कि अनिल जो है वो वीणा के बाएं बैठा है, और वीणा और साध्वी पूजा के पड़ोसी है, तो वीणा यहाँ पर है तो साध्वी यहाँ आएगी, यहाँ पर कौन बैठेगा? पूजा। तो इसके दाएं पूछा, इनकी तो जरूरत भी नहीं थी ऊपर वालों को बैठाने की।
तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पूजा। वीणा के एकदम दाएं कौन बैठी है? पूजा बैठी है। आगे दिया है प्रश्न नंबर 7। ये सीरीज पूरी करनी है, 58, 117, 237, 479, 965। तो यहाँ पर क्या आएगा? देखो ये लगभग इसके 2 गुणे के बराबर है। 58 दूनी 116 होता है ना, लेकिन 117 दे रखा है, यानी कि डबल में एक फालतू दे रखा है। चलो ये भी इसके लगभग डबल है, क्योंकि 117 का जब हम डबल करेंगे कितना बनेगा? 234। इसमें कितना फालतू है? 3 फालतू है। 234 का जब हम डबल करते हैं तो कितना आएगा? 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 468। लेकिन दे कितना रखा है? 479 भाई। 237। अरे इसका नहीं डबल करना है, जो संख्या दे रखी है उसका डबल करना है। 234 देखो, ये 234 था, 234 में 3 जोड़ने पर 237। अब 237 का डबल करो, कितना आएगा? 474। 474 में कितना ऐड कर रखा है? 5 ऐड कर रखा है। अब 479 का डबल करो, ठीक है, ये आएगा 958। इसमें कितना जोड़े? 7 जोड़े तो 965 आएगा। कहने का मतलब जो सीक्वेंस है वो मैं समझाऊं आपको। देखो ये सीक्वेंस है, पहले वाले नंबर का डबल, फिर उसमें 1 ऐड कर दिया, फिर इस नंबर का डबल, फिर इसमें 3 ऐड कर दिया, अगले का डबल, फिर 5 ऐड कर दिया, डबल, फिर 7 ऐड कर दिया। तो लास्ट में इसका डबल करके और इसमें 9 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1939, जो ऑप्शन ए दिया गया है। समझ गए? ये सीक्वेंस लगा रखी है, संख्या का डबल प्लस 1, डबल प्लस 3, डबल प्लस 5, डबल प्लस 7, डबल प्लस 9, आगे क्या होगा? डबल प्लस 11। ये सीक्वेंस चलेगी इसके अंदर। तो 1939 ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 का। प्रश्न नंबर 7 के बाद आगे दिया प्रश्न नंबर 8, और इसको वन आरेख बताना आपको, जो वेन डायग्राम जो वो बताना है। जीवित जीव, सर्वाहारी, हिरण और ग्रह। यहाँ पे देखो ये 4 चीज दे रखी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओमनिवोरस, डियर और प्लैनेट। ओमनिवोरस क्या होते हैं? सर्वाहारी, जो शाकाहारी प्लस मांसाहारी दोनों होते हैं। लेकिन हिरण जो है वो शाकाहारी है। प्लैनेट तो बिल्कुल अलग हो गया, ठीक है, प्लैनेट तो बिल्कुल अलग है। अब प्लैनेट के ऊपर सर्वाहारी होते हैं। देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सर्वाहारी भी आते हैं और हिरण भी आता है। तो प्रश्न नंबर 8 का जो डायग्राम बनेगा, वेन डायग्राम, वो ये बनेगा। देखो सभी सर्वाहारी और हिरण जो है वो एक जीवित जीव होते हैं। हिरण एक सर्वाहारी नहीं है, क्योंकि हिरण शाकाहारी है। सर्वाहारी वो होते हैं जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हो। ग्रह का तो कोई संबंध ही नहीं है, तो ग्रह तो बिल्कुल अलग हो गया। अब जो भी सारे जीवित जीव हैं उसमें से सर्वाहारी भी हैं और हिरण भी है। तो ये बनेगा इसका वेन डायग्राम, जो ऑप्शन सी में दिया है प्रश्न नंबर 8 में। ये वेन डायग्राम इसका बनेगा। इसके बाद आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर, और ये कथन और निष्कर्ष दे रखा है। ये कथन दिया है कि छात्रों के वास्तविक प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए बिना किसी पक्षपात के परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। ये स्टेटमेंट दे रखी है। अब इससे क्या डिसीजन निकाल सकते हैं कि छात्रों को कोई अनुचित साधन या सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। बिल्कुल सही बात है भाई, बिना किसी पक्षपात के परीक्षा का मतलब है कोई भी अनुचित साधन या सहायता उनको नहीं दी जाएगी। पहला तो निष्कर्ष सही है। दूसरा क्या है? शिक्षकों को अपने पसंदीदा छात्रों को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करनी चाहिए। ये बात बिल्कुल गलत है। हमने स्टेटमेंट के आधार पर बताना है, तो इसमें तो क्लियर बना कर रखा है भाई किसी प्रकार के पक्षपात नहीं होना चाहिए पेपर के अंदर। तो इसका मतलब केवल धारणा एक सही है, धारणा दूसरी जो है वो गलत दी गई है। अजम्पशन दूसरी गलत है। तो इसमें क्या आएगा? केवल अजम्पशन 1 है वो इम्प्लीकेट होती है इस कथन के अनुसार से। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 दिया है, ये 4 आकृति दे रखी है। अब उस आकृति को जो चुने जो बाई ओर से दी गई आकृति की श्रृंखला से पूरा करती है। यहां से बाई ओर से हम सीरीज चलाएंगे तो यहां पर क्या आएगा वो आकृति बतानी है। देखो पहले ये यहां था, ठीक है, अब ये देखो कैसे घुमा रखा है इनको, ये आपको देखना है। ऊपर वाला सेम है, ये भी सेम है, ये भी। नीचे वाला घुमा दिया उल्टा, ये नीचे वाला यहाँ था, ये इधर आ गया, मतलब इसका उल्टा कर दिया। अब ये नीचे वाला सेम था, तो अब ये इस साइड वाला घुमा दिया। देखो पहले घुमाया नीचे वाला, उस दूसरे स्ट्रक्चर में घुमाया ये वाला, तीसरे स्ट्रक्चर में घुमा दिया ये ऊपर वाला, अब चौथे में घूमेगा ये वाला। समझ गए? तो चौथी आकृति जो बनेगी, इसमें जो चौथी जो कॉलम है ये वाला घूम के इसमें ये आकृति बनाई जाएगी। और ये आकृति कहाँ दे रखी है? ये दे रखी है ऑप्शन, अच्छा ए। देखो ये तो बिल्कुल ही अलग हो जाएगा, क्योंकि बाहर की साइड आएगा, क्योंकि उसमें अंदर दे रखा है। ये पी ऐसे बनेगा, ये गलत है, क्योंकि इसमें
इमेज में ये दे रखा था लास्ट वाले में, तो ऑप्शन सी इसका उत्तर आ जाएगा। देखो ये 10% थे हमारे रीजनिंग के। प्रश्न नंबर 11 से अब हम करेंगे गणित के 15 सवाल। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, और टेलीग्राम चैनल का नाम है नॉलेज हब 7900। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल वहाँ पर मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है। हिंदी, इंग्लिश, हरियाणा जी की हर सब्जेक्ट की पीडीएफ डाल रखी है, और डेली नए नए कंटेंट वहाँ पर डाले जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 और ये गणित का सवाल है, यहाँ से अब हम गणित के 15 सवाल करेंगे। सवाल नंबर 11 में दिया है कि 16 महिलाएं एक काम को प्रतिदिन 7 घंटे काम करके 48 दिन में पूरा करती हैं। उसी काम को 12 घंटे काम करके 32 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। अब इसके लिए फार्मूला क्या लगता है, MDH का, मैन डे आवर अपॉन में वर्क। तो पहले में कितनी महिलाएं हैं, 16 महिलाएं। देखो इसमें कंफ्यूज करने के लिए 16 हिंदी में लिखा है, ऐसे 16 गणित की भाषा में नहीं लिखा गया, हिंदी में लिख रखा। मैन कितने आवर काम करते, 7, दिन कितने काम करते, 48, बराबर हमें पावर निकालनी है, कितनी मैन पावर है, कितने घंटे काम करके, 12 घंटे, कितने दिन, 32। यहाँ से x का मान निकालना है। ये 12 गुणा 32 ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 12 गुणा 32। तो 16 दूनी 32, 2 और 12 काटेंगे 24 दूनी 48, तो 7 दूनी 14। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। कितने दिन में काम पूरा होगा, 14 दिन में। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा इसका। सवाल नंबर 12 दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको 12, 15, 20 और 54 से अगर भाग करते हैं तो प्रत्येक मामले में 8 शेष बचता है। 12, 15, 20 और 54 से भाग करने पर प्रत्येक मामले में 8 शेष बचता है। देखो इसको सोल्व करने से पहले ना अब बिल्कुल ऑप्शन देखो पहले इसका। हालांकि इसका निकलेगा कैसे, 12, 15, 20 और 54, पहले तो इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, उस एलसीएम में 8 जोड़ना पड़ेगा। 12, 15, 20 और 54 का एलसीएम निकलेगा, उसमें 8 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 12, 15, 20 और 54 का एलसीएम आएगा 540, ये भी ध्यान रखना आपको। अब देखो इसमें एक संख्या दे रखी है 20, 20 है जो 10 का मल्टीपल है। इसका मतलब अगर कोई संख्या 20 से भाग हो रही तो मतलब 20, 40, 60, 80 ये आएगा, यानी कि इकाई अंक हमेशा 0 रहेगा। अब किसी में 8 शेष बचाना है तो इसका मतलब उस संख्या की इकाई अंक 8 होगा। जैसे कोई संख्या 108 है, अगर हम इसको 20 से भाग देंगे तो 8 शेष बचेगा क्योंकि इकाई अंक 8 है। कोई भी संख्या 109 है, इसको 10 से भाग दो या 20 से, अगर इकाई अंक 9 है तो वही शेष बचेगा क्योंकि इसमें इकाई अंक हमेशा 0 आएगा जो संख्या 10 से भाग होती है। 20 एक 10 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब संख्या के अगर हमें 8 शेष बचाना तो संख्या के इकाई अंक 8 होना चाहिए, और वो है 548 में। ये तो है ऑप्शन से। भाई अगर कोई एक ऑप्शन और होता है यहाँ पर 558 होता तब क्या करते, तब 12, 15, 20 और 54 का एलसीएम निकालते और इनका एलसीएम आएगा 540। अब हमें जितना शेष बचाना वो इस एलसीएम में जोड़ दो, 540 जमा 8 करेंगे कितना आएगा, 548। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का, सवाल नंबर 12 का। सवाल नंबर 13 दिया है, एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने 50% से कम अंक प्राप्त करे। टोटल 85 बच्चे थे, उसमें से 40 छात्र ऐसे जिनके 50% से कम नंबर आए। 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का 50% अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से अनुपात क्या होगा। कोई मतलब नहीं है इस सवाल में, सिंपल इतना दे रखा, भाई 85 बालक थे टोटल, उसमें से 40 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर आए 50 से भी कम पेपर में। इन्होंने अनुपात पूछा है तो 40, अच्छा ये बताओ 40 बच्चे के तो नंबर आए 50 से कम, तो कितने बच्चे बच गए जिसके 50 से ज्यादा आए हैं, तो 85 में से 40 के कम आए तो कितने बच गए, 45। 45 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर ज्यादा आए हैं 50% से, 40 के तो कम आ गए तो 85 में से 40 गए तो 45 बच गया। इन्होंने 45 और 40 का अनुपात पूछा है, 45 अनुपात 40, सॉरी 50% से कम अंक, 50% से कितने, 40 को, 40 अनुपात 45 पूछा इन्होंने अनुपात पूछा है 40 अनुपात 45, तो 5 8 40, 5 9 45, 8 अनुपात 9, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। इसने ये कहा है कि भाई 85 बच्चों में से 40 बच्चे ऐसे जिसके पेपर में 50 भी नंबर नहीं आए पूरे, तो कितने बच्चे ऐसे जिसके 50 से ज्यादा हैं, 85 में से 40 घटा दो 45 बच्चों के। तो इसने पूछा कम वालों का और ज्यादा वालों का क्या अनुपात है, तो कम वाले कितने 40, ज्यादा वाले कितने 45, तो 40 अनुपात 45 कितना आएगा, 8 अनुपात 9, ऑप्शन ए।
आगे सवाल नंबर 14। जब बबलू जूतों के विक्रय मूल्य में कमी करके इसे 360 रुपए का 365 कर देता है तो उसे 4% ज्यादा हानि होती है, तो जूतों का क्रय मूल्य बताओ। ठीक है, पहले इसके जूतों की कीमत थी 360 रुपए, लेकिन इसे 360 की जगह इसने 345 में बेच दिए। कितने रुपए कम कर दिए? 15 रुपए। 15 रुपए कम करने पर इसको हानि कितनी हुई? 4% की, यानी कि 4% किसके बराबर है? 4 के बराबर है। समझ गए हो? जो वस्तु का क्रय मूल्य था उसका 4% कितने रुपए के बराबर है? 15 रुपए के। तो क्रय मूल्य क्या होता है? वस्तु का 100%। तो इसका 100% कितना गुना होता है? 25। भाई 4 को 25 से गुणा करेंगे तो 100 आएगा, तो 15 को भी किससे गुणा करनी पड़ेगी? 25 से। ठीक है, 15 को जब 25 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 250 प्लस में 125 जोड़ दो, कितना आएगा? 375। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना आएगा? 375। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा इसका। समझ गए? देखो, इसको 4% का नुकसान हुआ जब कीमत 360 से 345 हुई है, यानी कि 15 रुपए की कमी आई है कीमत में। इसका मतलब है कि उस वस्तु का 4% 15 रुपए के बराबर है। तो 100% हमेशा क्रय मूल्य होएगा। उस वस्तु का 100% यानी कि उसकी कॉस्ट प्राइस का 4% है ये। हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, हानि और लाभ हमेशा, जब तक उसमें लिखा ना जाए कि विक्रय मूल्य की हानि होती है। ठीक है, 375 रुपए। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 14 का। सवाल नंबर 15 दिया है कि 80 रुपए अंकित वाले एक वस्तु को 68 रुपए में बेचा जाता है तो छूट कितनी होगी? डिस्काउंट क्या होगा? क्या कहा गया कि एमआरपी कितना था? 80 रुपए, बेच दी कितने में? 68 रुपए में। तो कितने रुपए कम करे भाई? दुकान वाले ने उसके 12 रुपए कम करे। अब कोई भी हम प्रतिशत निकालते हैं, जैसे लाभ प्रतिशत या हानि परसेंट, तो क्या निकालते हैं? लाभ गुणा में 100 बटे में क्रय मूल्य। तो ऐसे इसकी छूट क्या निकले? डिस्काउंट क्या आएगा? डिस्काउंट जो रुपए में है, ठीक है, बटे में अंकित मूल्य गुणा में 100, ये निकल जाएगा। 20 चौक 80, 20 5 100, 4 तिया 12, 5 तिया 15%। ऑप्शन बी उत्तर आ जाएगा। कितने परसेंट छूट दी है? 15%। देखो, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे निकलेगा, लाभ हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलेंगे। भाई अगर स्पेशल केस में दे रखा है लाभ हानि विक्रय मूल्य पर निकालो, वो एक अलग चीज है, लेकिन नॉर्मली जो कॉस्ट प्राइस पे निकलता है प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट हमेशा निकलता है एमआरपी पर। ये चीज ध्यान रखना आपको। उसके बाद आगे है प्रश्न नंबर 16। सवाल नंबर 16 दिया है, इसमें दिया है कि ए, बी और सी ने 2:3:5 के अनुपात में अपनी पूंजी का निवेश किया। उसके निवेश का समय का अनुपात है 4:5:6, तो तीनों के लाभ का अनुपात बताओ। भाई जैसे एक व्यक्ति ने 200 रुपये लगाए 4 महीने के लिए, दूसरे ने 300 रुपये लगाए 5 महीने के लिए, तीसरे ने 500 रुपये लगाए 6 महीने के लिए। तो इनका लाभ किस अनुपात में बटेगा? तो लाभ जो हम निकालते हैं हमेशा, जो पार्टनरशिप के जो सवाल है उसमें हम लाभ कैसे निकालते हैं? इसकी जो पूंजी जितने महीने के लिए दे रखी है ना, उसके हिसाब से निकालते हैं। ठीक है, लाभ जो निकलेगा जितनी पूंजी है जितने महीने के लिए दे रखी है उसके अनुपात में हम इसमें निकालते हैं। तो ए का है 2, 2 चौके 8, इसको लाभ का कितना रुपये मिलेगा? 8। 3 का 3 5 15, 5 6 30, 8:15:30, जो दिया है ऑप्शन सी के अंदर। जितने महीने के लिए जो पूंजी निवेश करिए उसी अनुपात में। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 16 का। आगे दिया सवाल नंबर 17। 2 प्रकार के चावल हैं जिनका मूल्य एक का तो 38 रुपए प्रति किलोग्राम और दूसरे का है 42 रुपए प्रति किलोग्राम, समान मात्रा में मिलाए जाते हैं और 45 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचे जाते हैं, तो लाभ बताओ। देखो, 2 चावल थे उनको मिला दिया, एक का तो रेट था 38 और एक का था 42, तो टोटल 2 किलो चावल हो गया हमारे पास। 2 किलो चावल कितने रुपए के हो गए हमारे? 38 जमा 42 जोड़ेंगे तो कितने रुपए के? 80 रुपए के। हमने 2 किलो चावल खरीदे 80 रुपए के, एक खरीदा 38 रुपए में, एक खरीदा 42 रुपए में। 2 किलो चावल आ गए, दोनों को हमने मिला दिया। अब हमने 45 रुपए प्रति किलो के भाव से बेच दिए, यानी कि 1 किलो चावल कितने का बेचा? 45 रुपए का। 2 के 2 किलो बेचेंगे तो कितने रुपए के बिकेंगे भाई? ये 2 किलो 90 रुपए के बिकेंगे। भाई 2 किलो ही तो लाए थे, 2 के 2 किलो बेच दिए। 1 किलो 45 का भाव था, 2 किलो कितने के बेचेंगे? 90 रुपए के। 80 के चावल खरीदे थे, 90 में बेच दिए, कितने का लाभ हो गया? 10 रुपए का। लाभ परसेंट निकालना है हमेशा किस पर निकले? क्रय मूल्य पर। तो 10/80 गुणा में 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 5 10, 5 5 25, 25/2। 25/2 का मतलब क्या हो गया? 12.5%। ठीक है, देखो टोटल क्रय मूल्य निकाल लिया हमने, दोनों को जोड़ दिया, तो
2 किलो का रेट आ गया हमारे पास कितना 80 रुपये। चाहे हम इस यहाँ से 1 किलो का बताएंगे तो हमारा 1 किलो कितने का पड़ेगा, लगभग 40 रुपये का पड़ेगा। 1 किलो आधा कर देंगे, 40 का हमने 1 किलो खरीदा और 45 का बेच दिया। कितना रुपए का लाभ हो गया, 5 का, कितने पर 40 पर, गुणा में 100, 5/40 यानी कि 1/8। 1/8 कितना होता है 12.5%। चाहे ऐसे निकाल लो, चाहे तो 1 किलो क्रय मूल्य का एवरेज निकाल लो, या फिर 2 किलो बेच दो उसको। 45 रुपए के भाव से 2 किलो 90 के बिकेंगे तो 10 रुपए का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 17 का। सवाल नंबर 18 दिया है कि 2 पाइप हैं एक्स और वाई। एक्स भरता है एक टैंक को 48 मिनट में और वाई भरता है 72 मिनट में। दोनों को एक साथ खोल देंगे तो टैंक कितनी देर में भरेगा, ये पूछा है। देखो, एक भरता है 48 में, दूसरा भरेगा 72 में। इन दोनों का एलसीएम ले लो, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लो तो ये कितना आ जाएगा 24 गुणा में 6 के तकरीब 24 दूनी 72, 72 दूनी 144। 48 और 72 का एलसीएम आएगा लगभग 144, ठीक है। 48 दिया 144, 72 दूनी 144। इतना टाइम लगेगा। दोनों एक साथ खोलेंगे तो टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 और 2 5, तो टोटल टाइम कितना लगेगा 144/5। कर लो भाग, 5 दूनी 10, 5 8 40.8, 28.8 मिनट। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। 48 और 72 का एलसीएम आएगा 144, इनकी क्षमता निकल आएगी 48 या 144, 72 दूनी 144, 3 और 2 टोटल 5 क्षमता हो गई। काम कितना करना है 144, तो 144/5 28.8 मिनट। आगे दिया है सवाल नंबर 19 और ये दिया है ब्याज पर। इसमें दिया है कि रीता ने 4 साल के लिए 2.5% की दर से एक राशि को इन्वेस्ट किया, ठीक है। सीता ने 6 साल के लिए उसी दर से यानी कि 2.5 की दर से इन्वेस्ट किया। सीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज और रीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। देखो, मूलधन चाहे 100 रुपए मान लो चाहे एक्स मान लो, बराबर है, क्योंकि इसने लास्ट में अनुपात पूछा है। तो रीता और सीता का मान लो, उन्होंने देखो एक समान राशि करी है, समान राशि इन्होंने बराबर बराबर मान के चलो, दोनों ने 100 रुपए लगाए थे। तो पहले रीता का साधारण ब्याज कितना होगा, रीता का मूलधन गुणा में दर गुणा में समय। तो मूलधन कितना है 100, दर कितनी है 2.5%, समय कितना है 4 साल बटे में 100, 2500 के 100 यानी कि कितना रुपए ब्याज मिलेगा 10 रुपए। 2.5 को 4 से गुणा करेंगे तो 10 रुपए मिलेगा। तो रीटा को कितना ब्याज मिला है, रीटा को ब्याज मिला है कितना 10 रुपए का, ठीक है। अब सीता ने 6 साल के लिए निवेश करा तो लास्ट में 2.5 को 6 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ये कितना आएगा 15 रुपए, ठीक है भाई। अरे मूलधन गुणा में दर गुणा समय बटे 100, 100 से तो 100 कट ही गया था। तो 2.5 को जब 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा 15 रुपए, यानी कि रीटा का ब्याज कितना था, रीटा को कितने रुपए मिले 10, सीता को कितने मिले 15 रुपए। अब ये देखो, इसने अनुपात किसका पूछा है, रीटा का सीता के साथ, ठीक है, रीटा का सीता के साथ अनुपात पूछा है। तो रीटा का 10, सीता का 15, 10:15 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। ये लास्ट में ध्यान रखना, इसने पहले रीटा का पूछा, रीटा टू सीता, तो रीटा का कितना रुपए था 10 रुपए, सीता का कितना था 15 रुपए। हिंदी में अलग पूछ रखा है, इसमें हिंदी में पूछ रखा है सीता द्वारा अर्जित ब्याज रीता द्वारा अर्जित ब्याज का अनुपात, उसमें उल्टा आएगा। देखो, इस प्रश्न में इंग्लिश के हिसाब से उत्तर आएगा 2:3 और हिंदी के हिसाब से आएगा 3:2, क्योंकि उसमें सीता का आगे आएगा 15:10 यानी कि 3:2। हिंदी के हिसाब से 3:2 आएगा और इंग्लिश के हिसाब से 2:3 आएगा। प्रश्न आपको समझ के करना ही है, साधारण ब्याज का सवाल है ये। सवाल नंबर 20 दिया है, ये चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। ए एक बैंक में निश्चित राशि 8% ब्याज पर देता है, जिसमें ब्याज 6 माह में चक्रवृद्धि होता है। यदि उसने 1.5 साल के पश्चात 1,96,851 रुपए अदा किए तो मूलधन क्या था, ये बताना है। 1.5 साल बाद का दिया है, उसने इतने रुपए अदा किए, ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मूलधन और ब्याज मिलाकर, यानी कि मिश्र धन दिया है ये। तो हमने निकालना है मूलधन, मूलधन निकल जाएगा तो ब्याज भी निकल जाएगा, दोनों चीज निकलेगी इसमें। अब करो सोल्व इसको। देखो, इसको सोल्व करने का एक तो तरीका ये है, जो हमने बिल्कुल बेसिक से फार्मूला पढ़ रखा है, जो मिश्र धन होता है जो किसके बराबर होता है, वो मूलधन इंटू 1 + R/100 की पावर t, ये होता है ना। देखो, दर दे रखी 8% वार्षिक,
लेकिन 6 माह लेनी है, क्योंकि 6 माह के हिसाब से दे रखा ब्याज, तो दर आधी हो जाएगी। 1.5 साल का मतलब कितना हो गया, 6 माह कितनी आएगी, 3-6 माह आएगी, तो समय कितना लेना है हमें, 3 लेना है। 6-6 महीने 3 बार आएंगे 1.5 साल में। दर 8% और 6 माह लेने तो आधी हो जाएगी 4%। तो यहाँ से सीधा सा फार्मूला मूलधन क्या हो जाएगा, मिश्र धन बटे में 1 प्लस R/100 की पावर टी का मान है 3। यहाँ से मूलधन निकल जाएगा। ठीक है, 4/100 यानी कि 26/25 की पावर 3। और जब इसको सोल्व करेंगे तो 1,75,000 रुपये आ जाएगा हमारा मूलधन। मूलधन कितना हो गया, 1,75,000। दूसरा क्या है भाई, दर 4% है। 4% का मतलब कितना हो गया, 4/100 यानी कि 1/25। कहने का मतलब है कि 25 रुपये कितने हो गए, 26। 25 से क्या हो गया, 26 हो गया। ठीक है, जो सिंपल हम इंस्टॉलमेंट के सवाल करते हैं ऐसे ही। अगले साल भी क्या होगा, 25 पे 26, अगले साल भी क्या होगा, 25 का 26। ठीक है, टोटल इन तीनों की गुणा और इन तीनों की गुणा, इन तीनों की जो गुणा है लास्ट में वो हमारा अमाउंट बनेगा। 26 गुणा 26 गुणा 26 वो दे रखा है 1,96,851 के बराबर। हमने निकालनी है 25 गुणा 25 गुणा 25 की वैल्यू, वो आ जाएगी 1,75,000। ठीक है, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 20 का। सवाल नंबर 21 में दिया है जे और के की वर्तमान आयु का अनुपात है 11:6। 5 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 12:7। तो के की वर्तमान आयु बताओ क्या होगी। अभी उम्र है 11:6, बाद में हो जाएगी 12:7। कितने साल बाद, 5 साल बाद। वर्तमान आयु इनकी बतानी है क्या होगी। देखो वर्तमान आयु का अनुपात है 11:6, तो वर्तमान मान ली 11x और 6x। 5 साल बाद हो जाएगी 12:7। तो 11x में 5 साल जुड़ गए, 6x में 5 साल जुड़ गए, कितना बन गया, 12/7 के बराबर है। अनुपात का मतलब हमेशा बटे में होता है। 5:6 का मतलब 5/6। तो 11x में 5 साल जुड़ गए, 6x में 5 साल जुड़ गए, इनकी उम्र में कितनी हो जाएगी, 12:7। आर पार जब गुणा करेंगे तो 7 को ऊपर वाले से गुणा करेंगे, 11×7 77, 5×7 35, और ये 12 को 6 से करेंगे, 12×6 72, 12×5 60। यहाँ से x का मान निकालेंगे, कितना आएगा, 5। वर्तमान आयु पूछी है तो जे के 11 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 55। के की पूछे तो 6 को 5 से गुणा करेंगे, कितनी आएगी, 30 साल। हमसे पूछे के की वर्तमान आयु, तो के की कितनी हो जाएगी, 30 साल। अगर जे की पूछता तो कितनी आती, 55 साल, क्योंकि x का मान हमारा कितना आ गया, 5। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 21 का। इसमें अगर थोड़ा सा ऑप्शन से करो ना, तो देखो पहले वर्तमान आयु दे रखी 11:5। कहने का मतलब है कि एक संख्या तो ऐसी आएगी जो 6 का मल्टीपल है। के की वैल्यू पूछे, के की वैल्यू 6 का मल्टीपल होनी चाहिए, क्योंकि 6 से भाग जाएगी। तो ना तो ये 6 से भाग जाता ना ये, तो इसका मतलब उसकी उम्र 30 और 60 में से एक पाएगी। सीधी सी बात इतनी है। ठीक है, अगर जे की पूछता तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, इनमें से 11 का मल्टीपल सिर्फ एक है, तो 55 उत्तर हो जाता। ये ऑप्शन से करने के तरीके थोड़े से। सवाल नंबर 22 दिया है 7 संख्याओं का योगफल है 1050। पहली 3 का औसत है 120, चौथी संख्या 126, तो आखिरी 3 संख्याओं का औसत बताना है। आखिरी 3 संख्याओं का औसत बताना है। देखो 7 संख्याओं का टोटल दे दिया 1050 दे दिया। पहली 3 का औसत है 120, तो पहले 3 का जोड़ कितना हो जाएगा, इसको 3 से गुणा करें, कितना हो जाएगा, 12 × 36 360। पहले 3 संख्याओं का जोड़ 360, चौथी संख्या 126, तो 360 में 126 जोड़ देंगे तो 4 संख्याओं का जोड़ आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 486 रुपये। 1050 7 का जोड़ है, 4 का ये है, बची हुई 3 का जोड़ निकाल के 3 से भाग करना है। देखो पहली 3 संख्याओं का जोड़ कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। चौथी संख्या इसमें 126 दे रखी थी, इन चारों का जोड़ करके 1050 में से हम घटा देंगे, क्या आएगा, वो हमारा अंतिम 3 संख्याओं का जोड़ आएगा। अंतिम 3 संख्याओं का जोड़ कितना बचेगा, 564। अब हमने एवरेज निकालना है, तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत क्या है, 3 संख्या है तो 3 से भाग कर देंगे। 564 को 3 से भाग करने क्या आएगा, 188। तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा, 188 188 आ जाएगा। इसके बाद आगे दिया सवाल नंबर 23। इसमें दिया है कि 2 साइकिल एक घर से 10 मिनट के अंतराल पर एक साथ प्रारंभ होती है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। विपरीत दिशा से आ रही एक महिला की घर की ओर गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए ताकि दोनों साइकिल 8 मिनट के अंतराल पर मिले। ठीक है भाई, देखो पहली साइकिल यहाँ से चली 6 की स्पीड से, दूसरी इसके 10 मिनट बाद चलेगी, तो दोनों के बीच में जो गैप है वो तो रहेगा। 10 मिनट में जो गैप आएगा कितना भी आएगा। उसके बाद एक महिला अगर यहाँ से किस स्पीड से भेजे कि गैप घटकर 8 मिनट में कवर हो जाए। फिलहाल ये गैप 10 मिनट का था, जो 8 मिनट का हो जाए, ये बताना हमें इसमें।
देखो साइकिल की स्पीड दे रखी थी 6 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी थी, तो 10 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगा भाई? प्रति घंटा का मतलब क्या है? 60 मिनट में। 60 मिनट में उसने 6 किलोमीटर दूरी तय करी है, तो 10 मिनट में कितना करेगा? 28 यानी कि 1 किलोमीटर तय कर लेगा। साइकिल द्वारा 10 मिनट में कितनी दूरी की गई? 6 गुणा में 10/60। 10/60 यानी कि 10 मिनट, और मिनट को घंटे में करें तो बट्टे में 60 यानी कि 1 किलोमीटर। कहने का मतलब है कि दोनों साइकिलों के बीच की दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर। जब पहली साइकिल यहाँ से 1 किलोमीटर आगे चली गई, तो दूसरी साइकिल यहाँ से शुरू हुई अब चलना 10 मिनट बाद। ठीक है? महिला मान के चलो x की स्पीड से आ रही है, भाई दूसरी साइड से तो आ रही है। अब देखो हम ट्रेन की स्पीड को वाला निकालते थे, अगर दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो हम स्पीड जोड़ते थे, दोनों ट्रेन अगर एक ही दिशा में जा रही तो स्पीड घटा देते थे। ठीक है? तो महिला की सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी? टोटल सापेक्ष देखो, महिला की चाल है x, साइकिल की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एवरेज टोटल स्पीड क्या हो जाएगी? जो सापेक्ष चाल जब बोलते हैं वो होती है 6 + x हो जाएगी। इधर से साइकिल 6 की स्पीड से, इधर से महिला 8 की स्पीड से। ठीक है? अब ये जो 6 + x की जो किलोमीटर की जो है, ये हमें 8 मिनट में ये दूरी तय करवानी है इसके हिसाब से। तो ये बताओ कितने किलोमीटर की स्पीड से चलनी है? ये जो 1 किलोमीटर का जो गैप था वो 10 मिनट में था, तो हम किस स्पीड से चलवाए कि वो 1 किलोमीटर का गैप कितने मिनट में हो जाए? 8 मिनट में। यानी कि जो ये सापेक्ष चाल है पहले ये निकालना है। तो 6 + x जो सापेक्ष चाल है, ये क्या आएगा? दूरी बटे में समय। भई ये सापेक्ष चाल जो है हमारी 6 + x, ये किसके बराबर होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितनी है दोनों साइकिलों के बीच की? 1 किलोमीटर की। टाइम कितना है हमें? अब 8 मिनट में वो दूरी तय करवानी है। 8 और बटे 60 का क्या है? ये मिनट का घंटे में बनाएँ तो 8/60। 60 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 60/8। ठीक है? अब यहाँ से हम एक चीज़ निकाल सकते हैं, देखो 60/8 किसके बराबर आ गया? 6 + x के। ठीक है? तो यानी कि यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा? 60/8 में से 6 घटाएँगे तो कितना आएगा? 3/2 यानी कि 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा ये महिला की चाल होनी चाहिए। समझ गए? इसके बाद आगे दिया सवाल नंबर 24 का। 110 मीटर लंबी ट्रेन किसी खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की स्पीड बताओ। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना है? 110, समय कितना है? 12 सेकंड। ये तो आएगी मीटर पर सेकंड में। अगर इसको किलोमीटर प्रति घंटा बनाना तो क्या करेंगे? 18/5 से गुणा करेंगे। अगर किलोमीटर से मीटर पर सेकंड बनाना तो 5/18, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर बनाना तो 18/5। काट दो इसको, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ये 5 से काट दो, 22 5 110, तो 22 गुणा 3 करेंगे कितना आएगा? सॉरी नीचे 2 भी है, 2 से काट दो 11, तो 11 तिया 33, तो क्या स्पीड आएगी? 33 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो ट्रेन की स्पीड क्या होगी? लंबाई आप में समय, लंबाई है 110, समय कितना दे रखा है? 12 सेकंड। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में करेंगे तो 18/5 कितना आ जाएगा? 33 किलोमीटर प्रति घंटा। ये उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 24 का। इसके बाद सवाल नंबर 25 दिया है, एक नाव की गति धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा, स्थिर जल में 55 किलोमीटर प्रति घंटा, तो नाव की गति नदी की दिशा में क्या होगी? भाई हमने मान ली, देखो बोट की स्पीड दे रखी है, देखो ये दे रखी है, व्हाट विल बी द 55 किलोमीटर इन द स्टैग्नेंट। देखो ये नाव की चाल कितनी दे दी? 55 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो इसमें स्थिर जल में जो नाव की चाल दे रखी है वो दे रखी है 55 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो नाव की चाल हो गई। धारा की चाल हमने मान ली y किलोमीटर प्रति घंटा मान ली हमने। तो अब देखो धारा के विपरीत दिशा में क्या होगी? बस स्थिर जल में माइनस धारा की स्पीड घट जाएगी, यानी कि स्थिर जल में नाव की चाल, इसके विपरीत दिशा में माइनस धारा की चाल कितने के बराबर दे रखी है? 40 के बराबर। यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 55 - 40 करेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। y मतलब क्या है? धारा की चाल है। नाव की चाल है 55 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल आ गई 15 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की गति धारा की दिशा में क्या होगी? तो धारा की दिशा में क्या होता है? हमेशा x + y हमेशा जुड़ जाता है। तो ये 55 की स्पीड है नाव की, धारा की चाल है 15 किलोमीटर, तो 55 + 15 करेंगे तो कितना आएगा? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में नाव की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत में 40 हमें पहले से दे रखी है। ऑप्शन बी यहाँ का उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 25 का। यहाँ पर हमारे गणित के 15 सवाल पूरे हो गए। 10% रीजनिंग के करे हैं, 15 गणित के करे हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे जनरल साइंस के। 15 प्रश्न आएंगे अब जनरल साइंस के। इस क्लास की पीडीएफ के लिए और भी स्टडी मटेरियल के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है।
ठीक है। अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए, इस क्लास की पीडीएफ चाहिए और भी स्टडी मटेरियल हरियाणा जीके वगैरह, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है और वो है नॉलेज हब 7900 करके, वहां से आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। काफी सारा स्टडी मटेरियल इस टेलीग्राम चैनल पर है, नॉलेज हब पर। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 26 से यहां से अब हमारी जनरल साइंस स्टार्ट हो जाएगी। जनरल साइंस के अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं, 15 प्रश्न आएंगे साइंस के। प्रश्न नंबर 26 दिया है, लैंथोनाइड्स तत्वों से निर्मित मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? द alloys मेड फ्रॉम लैंथोनाइड्स एलिमेंट और कॉल्ड, क्या कहा जाता है जो लैंथोनाइड से मिलकर बनते हैं? ऑप्शन है ए मनी मेटल, अलॉय, ब्रास या नाइक्रोम। देखो इसमें तो अलॉय तो वो खुद दे रखा है, अलॉय तो ऑलरेडी उसने पूछ रखा है, मिश्र धातु क्या होती है, अलॉय होती है। दूसरा नाम क्या है इसका? मिस मेटल। मिस मेटल आपको ध्यान रखना है, MISCH, मिस मेटल। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसका। ऑप्शन बी तो आंसर दे रखा है, लेकिन जो लैंथोनाइड से जो एलिमेंट बनते हैं उनको बोलते हैं मिस मेटल, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें से चारों में से कहीं भी किसी भी ऑप्शन में वो नहीं दे रखा, वो आएगा मिस मेटल, MISCHMETAL, मिस मेटल। ठीक है। प्रश्न नंबर 27 दिया है, निम्नलिखित अधातुक तत्वों में धात्विक चमक होती है, यानी कि कौन सा एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें मेटेलिक चमक होती है, मेटल की तरह जो चमकता है? सल्फर के अंदर, आयोडीन के अंदर, फास्फोरस या फिर बोरॉन? तो वो होती है आयोडीन के अंदर। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके पास मेटेलिक लस्टर होता है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 28, जर्मन सिल्वर इज एन अलॉय ऑफ, जर्मन सिल्वर किसका मिक्सर है? देखो पेपर में कई बार आता है कि इनमें से कौन सा एक सिल्वर का नहीं है, तो जर्मन सिल्वर है। इसके अंदर ध्यान रखना सिल्वर नहीं होता है, जर्मन सिल्वर के अंदर सिल्वर नहीं पाया जाता, ये आपको ध्यान रखनी है। जर्मन सिल्वर के अंदर सिल्वर नहीं मिलेगा, इसलिए दो ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो चुके हैं। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, इसमें क्या मिलता है? कॉपर, जिंक और निकल। जर्मन सिल्वर में क्या पाया जाता है? कॉपर, जिंक और निकल। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 28 का। प्रश्न नंबर 29 दिया है, उस एस्क का नाम बताइए जिसमें एल्यूमिनियम, यानी कि एल्यूमिनियम किससे, एल्यूमिनियम की और बताओ, और मतलब एस्क वो बताओ जहां से एल्यूमिनियम हम निकालते हैं। बॉक्साइट, गैलेना, हेमेटाइट, इल्मेनाइट। देखो गैलेना से क्या निकलता है? लेड। गैलेना किसकी ओर है? लेड की है, ये याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। गैलेना किसकी ओर है? लेड की है ये। ठीक है। और आयरन की क्या है? हेमेटाइट। एल्यूमिनियम की ओर पूछा, एल्यूमिनियम की ओर क्या आएगा? बॉक्साइट। एल्यूमिनियम कहां से निकालते हैं? बॉक्साइट से। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 29 का। प्रश्न नंबर 30 दिया है, कपास निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक बहुलक यानी कि पॉलीमर से बनाया जाता है? कॉटन इज मेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल पॉलीमर्स, कौन से नेचुरल पॉलीमर से कपास बनाया जाता है? स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और प्रोटीन। तो कॉटन जो बनाया था वो बनाया था सेल्यूलोज से। ऑप्शन सी, देखो आंसर की में इसका आंसर गलती से बी प्रिंट हो रखा जो कि गलत है। ऑप्शन सी इसका आंसर आएगा सेल्यूलोज। कॉटन किस पॉलीमर का बना होता है? सेल्यूलोज का। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 30 का। आगे दिया है प्रश्न नंबर 31, साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इज, यानी कि ध्वनि की सबसे तेज गति किस में होती है? वैक्यूम में, वाटर में, गैस में या फिर स्टील में? देखो साउंड जो सबसे ज्यादा जाता है वो जाता है सॉलिड के अंदर। निर्वात वैक्यूम में साउंड की स्पीड कितनी होती है? 0। ध्यान रखना, साउंड की स्पीड क्या होती है वैक्यूम के अंदर? 0 होती है, ये ध्यान रखना, आपको कई बार पेपर में आया हुआ है ये। वैक्यूम के अंदर के निर्वात में जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर साउंड की स्पीड होती है 0। साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता होती है, किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, तो सबसे ज्यादा माध्यम होता है सॉलिड के अंदर। और ओवरऑल सभी सॉलिड की बात करें तो सबसे ज्यादा साउंड की स्पीड होती है स्टील के अंदर। साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा किसमें होती है? स्टील के अंदर। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा स्टील। प्रश्न नंबर 32 दिया है कि किस रंग में प्रकाश की चाल कांच में न्यूनतम होती है? भाई जो 7 रंग होते हैं प्राथमिक, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, तो इसमें से किस रंग की चाल कांच के अंदर यानी कि ग्लास के अंदर सबसे कम होती है?
कांच के अंदर सबसे कम ट्रैवल करेगा, तो वो करेगा वॉयलेट कलर, बैंगनी कलर, क्योंकि इसकी वेवलेंथ जो होती है वो सबसे कम होती है। वॉयलेट कलर की वेवलेंथ जो होती है वो सबसे कम होती है, तरंग धैर्यता जिसको बोलते हैं। बैंगनी कलर की सबसे कम होती है, इसलिए ये कांच के अंदर सबसे कम ट्रैवल करेगा। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 32 का। प्रश्न नंबर 33 दिया है, एक इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या काम करता है? इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या काम करता है? देखो हम ब्याह शादी में जो जनरेटर लेके आते हैं वो मान के चलिए, तो वो क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर, विद्युत जनित्र, 10वीं क्लास के अंदर ये टॉपिक, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करेगा। प्रश्न नंबर 34 दिया है इसके बाद, भारत में प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया? फर्स्ट सैटेलाइट कौन सा था? वो आर्यभट्ट। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था। कब लॉन्च किया गया था? 1975 के अंदर। पहला जो कृत्रिम सैटेलाइट भारत ने लॉन्च करा था वो आर्यभट्ट था, 1975 में इन्होंने लॉन्च करा था। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 34 का। ठीक है, इसके बाद आगे है प्रश्न नंबर 35। इसमें दिया है कि कोई एनर्जी जो भंडारित है क्या कहलाती है? एनी एनर्जी दैट इज स्टोर्ड। देखो जो एनर्जी स्टोर कर रखी है, इकट्ठी कर रखी है, वो होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। स्टोर्ड एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और जो हम काम करते टाइम जो हमारी एनर्जी लग रही है वो होती है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी जो हमारी क्षमता होती है, जो स्टोरेज होता है हमारा, वो पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं उसको। और जो काम वगैरह करते होती है काइनेटिक एनर्जी। तो इस प्रश्न ने पूछा जो एनर्जी स्टोर होती है वो कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी, विभव ऊर्जा बोलते हैं उसको। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 35 का। प्रश्न नंबर 36 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द व्यू दैट द एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज इज ड्यू टू देयर डिफाइनिंग चेंज? किसकी वजह से उनका विकास हुआ है? नेचुरल सिलेक्शन, रिकम्बिनेशन, नॉन रैंडम, ये होता है म्यूटेशन की वजह से, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रश्न नंबर 36 का। प्रश्न नंबर 37 दिया है, पशु और भैंस किस परिवार से आते हैं? पशु और भैंस किस परिवार से आते हैं? कैमेलिडी से भी नहीं आते, इक्विड से भी नहीं आते, स्टेट से भी आता। ऑप्शन डी। तो ये आते हैं किस फैमिली से आते हैं? बोविडाई फैमिली से, BOVIDAE, बोविडाई फैमिली के अंदर। भैंस गाय जो भी है कैटल्स हमारे, ये बोविडाई फैमिली के अंदर आते हैं। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा इसका, नन ऑफ दीज। प्रश्न नंबर 38 दिया है, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर क्या मिलता है? हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट बाय लाइपेज गिव्स। जब हम फैट का हाइड्रोलाइसिस करते हैं लाइपेज के द्वारा तो हमें क्या मिलेगा? तो वो मिलेगा फैटी एसिड, साथ में ग्लाइसरोल। फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरोल हमें मिलेगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। प्रश्न नंबर 39 है, आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? देखो आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या मानते हैं हम? नमक। नमक कहाँ से मिलता है हमें? समुद्र से मिलता है। तो आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या हो जाएगा? सी फूड, समुद्री खाद्य पदार्थ। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा। तो कहां से मिलेगा ये? समुद्री खाद्य पदार्थ के अंदर आयोडीन मिलेगा। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40, मादा क्यूलेक्स मच्छर किस रोग की वाहक है? फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो इज द कैरियर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। जो मादा क्यूलेक्स मच्छर है ये कौन सी बीमारी को फैलाता है? मलेरिया, दाद, इनमें से कोई नहीं, या फिर फाइलेरिसिस। तो ये फैलाता है फाइलेरिया। फाइलेरिया बीमारी फैलाती है मादा क्यूलेक्स मच्छर, और मलेरिया फैलाती है मादा एनाफ्लीज। मलेरिया होता है मादा एनाफ्लीज से, फाइलेरिया होता है मादा क्यूलेक्स मच्छर से, यानी कि करेगी ये महिला मच्छर ही। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 40 का। यहाँ पर हमारे 40 क्वेश्चन पूरे हो गए, और जनरल साइंस के जो हमने 15 प्रश्न करे हैं वो भी यहाँ पर आकर हमारे पूरे हो गए। अब आगे हमारे आएंगे इंग्लिश के
पहले आएंगे हिंदी के प्रश्न, फिर आएंगे इंग्लिश के, फिर हरियाणा जी के, नेशनल जी के, सारा कुछ। देखो क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, ठीक है। उस टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो है नॉलेज हब, और नीचे लिंक मिलेगा नॉलेज हब 7900 करके। वहां से आप टेलीग्राम चैनल नॉलेज हब ज्वाइन करना। काफी सारा स्टडी मटेरियल भी मिलेगा वहां पर पीडीएफ की फॉर्म में भी, और भी एक्स्ट्रा नॉलेज है वहां पर, और इस क्लास की पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिलेगी। जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हो यूट्यूब पर नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर ले, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले। अब क्वेश्चन नंबर 41, और यहां से अब हमारी शुरू होती है हिंदी। प्रश्न नंबर 41 हिंदी का पहला प्रश्न जो इसमें दिया है, इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कोयल का पर्यायवाची नहीं है। 4 शब्द दे रखे हैं, इनमें से ये बताना है कि कोयल का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है, ये हमें बताना है। देखो कोयल कोकिल भी होती है, प्रभृत भी होती है, वनप्रिय भी होती है, ठीक है। और क्या है, केकी। केकी किसका पर्यायवाची होता है? केकी पर्यायवाची होता है मोर का। केकी किसका पर्यायवाची है? मोर का। मोर को और क्या बोलते हैं? कलापी बोलते हैं मोर को। केकी बोलते हैं, कलापी, शिखंडी, शिवसुत वाहन, ये सारा कुछ मोर को बोला जाता है। तो इसमें से कोयल का पर्यायवाची क्या नहीं है? केकी। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 है कि निम्नलिखित शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है। 4 शब्द दे रखे हैं, 3 शब्द बिल्कुल शुद्ध लिख रखे हैं, यानी कि सही लिख रखे हैं, एक शब्द जो गलत लिख रखा है। हमने बताना है कि वो गलत शब्द कौन सा है। शूंगना बड़े ऊ की मात्रा आएगी, बिल्कुल सही है। सूची पत्थर में सूची में बड़े ऊ की मात्रा आएगी, ये भी सही है। विस्मृति भी सही है। लेकिन गलत क्या है? एक छोटी सी गलती है यहाँ पर, और वो क्या है? वो है विशिष्ट की। विशिष्ट नहीं होता, वो होता है विशिष्ट। टे टमाटर आएगा, यहाँ पर ठे ठठेरा दे रखा है, जो विशिष्ट आएगा, या फिर वशिष्ठ होता है, वो एक अलग चीज, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आएगा विशिष्ट। ऑप्शन बी गलत दिया गया है। प्रश्न नंबर 43 है कि पंकज में कौन सा समास है? पंकज, पंकज होता है पंख में जो जन्मता है, यानी कि कमल, पंख में जमने वाला, जन्म लेने वाला। इसमें कौन सा समास आएगा? द्विगु, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव या तत्पुरुष समास। तो पंकज में आएगा बहुव्रीहि समास। पंकज शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है पंकज के अंदर। पंकज का पर्यायवाची क्या होता है? कमल होता है, ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 44 दिया है, पहाड़ के नीचे की समतल भूमि। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पहाड़ के नीचे की जो समतल भूमि होती है उसको क्या बोलते हैं? टापू, आदित्यका, उपत्यका या क्षितिज? तो उसको बोला जाता है आदित्यका। पहाड़ के नीचे की जो समतल भूमि होती है उसको बोलते हैं आदित्यका। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 44 का। प्रश्न नंबर 45 दिया है, अवनत का विलोम बताएं। विलोम यानी कि विपरीतार्थक, उल्टा बताना है। अवनत, देखो एक तो होता उन्नति, एक होता अवनति। उन्नति का अवनति, तो उन्नत, उन्नत का क्या बनेगा? अवनत, ठीक है। उन्नति का अवनति हमने पढ़ा है ना, तो अवनत किसका बनता है? उन्नत का। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा 45 नंबर का। प्रश्न नंबर 46 दिया है कि संग्रह शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखो उपसर्ग लगता है हमेशा आगे, और प्रत्यय का लगता है हमेशा शब्द के पीछे लगता है। तो उपसर्ग पूछने की आगे क्या लगा है वो बताना है। सम प्लस ग्रह, इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो सम प्लस ग्रह होता है। तो सम कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन डी वाला, शम। मैं के हलंत आएगा, शम। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 47, निष्फल का संधि विच्छेद करो। निष्फल का, निष्फल, देखो आधा शय हो रखा है, इसका मतलब यहां पर क्या है? विसर्ग है। नी प्लस नी विसर्ग फल, निष्फल। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। निष्फल का संधि विच्छेद क्या आएगा? नी के पीछे विसर्ग प्लस में फल। आगे दिया प्रश्न नंबर 48, बखिया उधेड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? बखिया उधेड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? बुरी दशा में मरना, विलाप करना, सभी बुराइयों का पर्दाफाश करना, तरह तरह की मुसीबत झेलना। देखिए बखिया उधेड़ना मतलब कोई चीज उजागर कर देना, मतलब कि सभी बुराइयों का पर्दाफाश करना। बखिया उधेड़ना, सभी बुराइयों का पर्दाफाश करना। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 48 का।
आगे दिया प्रश्न नंबर 49, कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? कुछ, देखो अब हम ये कहेंगे कुछ वस्तु लाओ, कुछ दो, मतलब ये निश्चित फिक्स नहीं है। कुछ मतलब कितने भी लोग हो सकते हैं, कितनी भी चीजें हो सकती है। कुछ क्या है ये? अनिश्चितवाचक, यानी कि ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ कैसा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। निजवाचक में तो आएगा मैं, हमारा, तुम, तुम्हारा, ये सब। संबंध में आता है का, के आपसी संबंध दिखाने के लिए। निश्चय में होता है जो फिक्स हो। कुछ का तो मतलब ये थोड़ी ना कितने हैं, तो ये आएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 50 है कि अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? रति, विस्मय, जुगुप्सा या उत्साह? अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? वो आएगा विस्मय। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा, विस्मय। तो ये 10 प्रश्न थे हमने जो हिंदी के करे हैं। अब उसके बाद हम 10 प्रश्न करेंगे अंग्रेजी के। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, और वो है नॉलेज हब 7900 करके। नॉलेज हब 7900 आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। वहां पे स्टडी मटेरियल मिलेगा, पीडीएफ मिलेगी बहुत सारी। इस क्लास की पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिलेगी, ठीक है। हरियाणा सीईटी ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट हम ये करने लग रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 51, और यहां से अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के। अब हम आगे जो क्वेश्चन करेंगे वो सारे हैं इंग्लिश के। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, सिलेक्ट द एंटोनियम। एंटोनियम मतलब कि विलोम शब्द, उल्टा बताना है। मोमेंट्री, मोमेंट्री का मतलब क्या होता है? क्षणिक, एक क्षण के लिए। मोमेंट होता है ना एक क्षण के लिए, रुक जाओ एक मोमेंट, वन मोमेंट प्लीज, यानी कि एक सेकंड, थोड़ी देर के लिए रुकना, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। तो इसका एंटोनियम यानी कि वो जो लंबा चले, तो वो क्या होता है? परपेचुअल। क्या होता है वो? परपेचुअल होता है, जो लॉन्ग टाइम के लिए हो। नेवर एंडिंग, जिसका कभी भी अंत ना हो, नेवर एंडिंग बोलते हैं। परपेचुअल मोशन मशीन आपने पढ़ा हो, कभी सुना हो, तो वो परपेचुअल, नेवर एंडिंग। मोमेंट्री होता है क्षणिक, जब खत्म हो जाए। स्पोरेडिक होता है छिटपुट, एक दूसरा, एक आधा बीच में ऐसे। ब्रीफ मतलब छोटा करना किसी चीज को। अगला है 52, इसमें आपको सिनोनियम बताना, और वर्ड है इनजुडिशियस। इनजुडिशियस का मतलब क्या होता है? भेदभावपूर्ण जजमेंट, यानी कि पुअर जजमेंट, पुअर जजमेंट। सिनोनियम क्या होगा? इम्प्रूडेंट, यानी कि भेदभाव करना, ठीक है, किसी के साथ ज्यादा दया भावना ना दिखाना। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा, इनजुडिशियस का सिनोनियम इम्प्रूडेंट। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 53, ये जो ब्रैकेट में सेंटेंस दे रखा है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट करने, इसको करेक्ट करना है। भैया सही है तो ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा, नहीं है तो आपको ऑप्शंस में से बताना है क्या आएगा। हार्डली ही हैड ईटन हिज फूड एंड ही गोट ए कॉल फ्रॉम हिज बॉस। तो ये जो पहला दे रखा ना, हार्डली से लेकर एंड तक, इसमें करेक्शन करनी है, क्या आएगा, ठीक है। देखो वर्ड होते हैं हार्डली, एक वर्ड होता है स्कैर्सली, SCARCELY, हार्डली, स्कैर्सली, और एक वर्ड होता है बेरली। जहां से सेंटेंस इन तीनों वर्ड से शुरू होगा, उसमें लास्ट में क्या आएगा? जो दूसरा सेंटेंस जुड़ेगा वहन आएगा। क्या आएगा? वहन से जुड़ता है, हार्डली, स्क्रैचली, बेयरली, इनके साथ। तो यहां पर जो एंड दिया है, एंड की जगह क्या आएगा? वहन आएगा ये, ठीक है। अब इसमें देखो वहन यहाँ पे भी दे रखा, वहां पर, यहाँ पे भी दे रखा है। अब दो ऑप्शन हो गया हमारे पास, हार्डली सेकेंड, जो भी कुछ आए इसके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। हार्डली हैड ही ईटन हिज फूड, उसने मुश्किल से ही अपना खाना खाया होगा, इतनी देर में ही बॉस का फोन आ गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हार्डली हैड ही ईटन हिज फूड। क्वेश्चन नंबर 54 है, इडियम और फ्रेज बताना है, और यह है वाइल्ड गूज चेज। वाइल्ड गूज चेज का मतलब बेफालतू की मेहनत करना, जिसमें कुछ हासिल ना हो। ए होपलेस सर्च फॉर समथिंग अनअटेनेबल, ये ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 का। आ गया क्वेश्चन नंबर 55, और इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक करना, खालिस्तान आपको भरना है। सेंटेंस दिया है, द सुप्रीम कोर्ट हैज ब्लैंक टूरिज्म इन द कोर एरिया ऑफ फॉरेस्ट। अब देखो कोर एरिया मतलब कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो जंगल का जो बीच का एरिया, वहां पर टूरिज्म नहीं होना चाहिए। नेगेटिव स्टेटमेंट दिखानी है इसमें, प्रोपेगेटेड, फोर्स्ड, इनकैलकुलेटेड, या फिर प्रोहिबिटेड। तो ये आएगा प्रोहिबिटेड, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का। 56 का है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का।
A subtle, elusive and generally deprecating remark. A subtle, elusive and generally deprecating remark उसको क्या बोलते हैं? इन्यूफोलियो, इन्यूडियो या वाइंडफॉल? तो इसको बोलते हैं इन्यूडियो, इन्यूडो। ठीक है। एंड एलूसिव और ओब्लिक रिमार्क और हिंट। ठीक है, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। ये पहला एक वर्ड दिया है एनोई, इसका मतलब क्या होता है? ए फीलिंग ऑफ लिस्टलेसनेस एंड डिससेटिस्फैक्शन। ठीक है, यानी किसी काम में अरुचि दिखाना, सीधी सी बात तो ये है, अरुचि होना, किसी काम में इच्छा प्रकट ना करना, ये होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 57 और इसमें भी आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। द प्रिंसिपल कॉल्ड ब्लैंक एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द क्लर्क। अब यहां पर क्या आएगा? कॉल्ड ऑन, कॉल्ड आउट, फॉर, कॉल्ड आउट, कॉल्ड इन, क्या लगेगा इसके अंदर? प्रीपोजिशन लगेगी, क्या लगेगा इसके अंदर, यह बताना है। देखो एक्सप्लेनेशन मांगी है क्लर्क से प्रिंसिपल ने, इसका मतलब क्या आएगा? कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन। कॉल्ड फॉर का मतलब क्या होता है? टू डिमांड। कॉल ऑन का मतलब क्या होता है? कॉल ऑन इसका मतलब होता है टू मीट समवन एट हिज प्लेस। कॉल ऑन का मतलब क्या है? किसी को उसी जगह पर जाकर मिलना, उसने बुलाया था भाई वहां पर मिलना जाके। ठीक है। कॉल फॉर होता है कोई डिमांड करने के लिए, तो कॉल फॉर किसके लिए? एक्सप्लेनेशन के लिए क्लर्क को बुलाया था। क्वेश्चन नंबर 58 दिया है और ये आपको इडियम फ्रेज करना है इसमें भी। कीप अंडर वंस हेड, टॉपिक के अंदर रहना। कहने का मतलब क्या है? सीक्रेट रखना किसी चीज को, समझ गए? टू कीप समथिंग सीक्रेटली, टॉपिक के अंदर मतलब छुपाना किसी चीज को। टू कीप समथिंग ए सीक्रेट, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 58 का। क्वेश्चन नंबर 59 दिया है, सिनोनियम आपको बताना है, वर्ड है कंफ्यूज। कंफ्यूज का मतलब क्या होता है कि भाई, कंफ्यूज का मतलब क्या होता है? कोई डिसीजन ना ले पाना। ठीक है। मिक्स का मतलब तो अलग ही चीज हो जाता है। डाइवर्ट का मतलब अपने रास्ते से भटक जाना, ये होता है परप्लेक्स। परप्लेक्स होता है कंफ्यूज होना, चकरा जाना। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आना, परप्लेक्स। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 का। क्वेश्चन नंबर 60 दिया है, देर आर 4 डिफरेंट वर्ड स्पेलिंग। देखो 4 वर्ड दे रखे हैं, इसमें से एक ही स्पेलिंग सही है। आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, किस किस स्पेलिंग सही यहां पर दी गई है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको इसमें से बताना है, किस किस स्पेलिंग इसमें सही दी गई है। और वर्ड क्या दिया है? ये INOCULATE, INOCULATE, इसका आपको मतलब बताना है क्या होता है। इसमें पहले तो देखो स्पेलिंग कौन सी सही है, ABCOD की। तो इसमें जो करेक्ट स्पेलिंग है वो दे रखी है ऑप्शन ए वाली, INOCULATE। इसका मतलब क्या होगा? इनकोलेंट का मतलब होता है टिक्का लगाना, टिक्का लगाना, वैक्सीनेट करना। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 60 का। तो ये 10% हमारे इंग्लिश के थे 10 क्वेश्चन। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है और वो है नॉलेज हब 7900 करके। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहां पर काफी सारा स्टडी मटेरियल दे रखा है। ठीक है, जो स्टूडेंट पहली बार क्लास देख रहा है वो यूट्यूब पर भी नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर ले। प्रश्न नंबर 61 और यहां से अब हमारी जीके शुरू होगी। 15 प्रश्न आएंगे जीके के, उसके बाद लास्ट में 25 प्रश्न आएंगे हरियाणा जीके के। इस हिसाब से हमारे 100 के 100 प्रश्न यहाँ पर पूरे होंगे। प्रश्न नंबर 61 है, किस पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था? द सेज हु आर्यनाइज्ड साउथ इंडिया वाज याज्ञवल्क्य, अगस्त्य ऋषि, वशिष्ठ और विश्वामित्र। तो ये है ऋषि अगस्त्य। अगस्त्य ऋषि वही है जिन्होंने पूरा समुद्र एक घूंट में पी लिया था, वो ये नाड़ी शास्त्र के लिए काफी लोकप्रिय थे, ध्यान रखना। ये सप्त ऋषि जो होते थे उनमें से एक थे ऋषि अगस्त्य। ठीक है, चिकित्सा और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काफी मजबूत थे। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा अगस्त्य ऋषि। प्रश्न नंबर 62 है, सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पाकिस्तान में है? लोथल, आलमगीरपुर, कालीबंगान और हड़प्पा। तो देखो इनमें से सबसे कॉमन है जो बच्चे गलती करेंगे और वो है हड़प्पा। ये भारत के अंदर नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर है, आपको ध्यान रखना है। सिंधु घाटी का जो स्थल है हड़प्पा, ये भारत में नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर है।
ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लोथल कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। लोथल कहाँ है? गुजरात के अंदर। कालीबंगन ये राजस्थान के अंदर है, जहाँ चूड़ियाँ मिली थी। और आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जो वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है। प्रश्न नंबर 63 दिया है कि निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य शहर सिरी का निर्माण करवाया था? सिरी फोर्ट जो बनाया था जिसने, सिरी फोर्ट के नाम से भी जानते हैं, सिरी शहर भी जानते हैं। किसने बनवाया था? ये अपने सैनिकों के लिए बनवाया था। पहली बात तो ये है। कहाँ पर है ये है दिल्ली के अंदर। ठीक है, सिरी फोर्ट कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर। किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। कब बनवाया था ये? कब बनवाया था ये? 1297 से लेकर 1303 के बीच का शासक था अलाउद्दीन खिलजी का। लगभग 1303 के आसपास इन्होंने बनवाया था सिरी फोर्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन बी इसका, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 है, रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? रानी पद्मावती का संबंध तो ये है चित्तौड़गढ़ से। देखो सारे के सारे शहर किसके हैं? किस स्टेट के हैं ये? राजस्थान के हैं सारे के सारे शहर। रानी पद्मावती जो जौहर के लिए जाने जाती है, महाराणा रतन सिंह की पत्नी थी रानी पद्मावती। अलाउद्दीन खिलजी के बाद इन्होंने जौहर कर लिया था, अलाउद्दीन खिलजी से आक्रमण के बाद। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 65 है कि फ्रांसीसियों ने सूरत में अपना पहला कारखाना और दूसरा कारखाना कहाँ लगाया था? फ्रांसीसियों ने 2 कारखाने लगाए थे। सबसे पहला तो लगाया था इन्होंने सूरत के अंदर। आते इन्होंने सूरत में अपना कारखाना लगाया था। कब लगाया था सूरत के अंदर? इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी 1668 के अंदर। दूसरी फैक्ट्री लगाई थी इन्होंने 1669 के अंदर। वो कहाँ लगाई थी? वो लगाई थी मसूलीपट्टम ने। मसूलीपट्टम के अंदर ये इन्होंने फैक्ट्री लगाई थी दूसरी। ठीक है, 1669 के अंदर, 1668 में सूरत के अंदर और 1669 में मसूलीपट्टम के अंदर। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 दिया है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुडुचेरी कहाँ से किससे लिया था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पौंडीचेरी जो है वो किन से छीना था, किन से लिया था, किन से इसको मिला था, यह बताना है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो ऑप्शन देखते हैं इसके क्या क्या ऑप्शन है ये। तो पहला ऑप्शन है पुर्तगालियों से। पहला तो ऑप्शन है इसका पुर्तगालियों से। दूसरा ऑप्शन है गोलकुंडा के शासकों से। तीसरा है बीजापुर के सुल्तान। चौथा है डचों से। तो फ्रांसीसियों को जो पुर्तगाल मिला था वो मिला था बीजापुर के सुल्तान से। बीजापुर के सुल्तान से इन्होंने पुडुचेरी मिला था। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान का जनक, और वो किसे कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 67 का। प्रश्न नंबर 68 दिया है, भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम, अलग अलग धर्म के हिसाब से जो सांप्रदायिक जो चुनाव प्रणाली थी कब आई थी भारत के अंदर? क्रिप्स मिशन 1942, वेबल प्लान 1945, रोलेक्ट एक्ट 1919 या फिर मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स 1909। तो सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली जो भारत के अंदर सबसे पहले आई थी वो आई थी मार्लियामेंटो एक्ट के तहत, 1909 वाले के तहत। मार्लियामेंटो अधिनियम 1909 के तहत ये आई थी। इसका दूसरा नाम क्या है? इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, 1909। अभी जो मार्लियामेंटो एक्ट है 1909 में, इसमें मार्ले और मिंटो 2 अलग अलग व्यक्ति हैं। ठीक है, मार्ले और मिंटो 2 अलग अलग व्यक्ति है, ये आपको ध्यान रखना है। जो मार्ले है ये तो सर सेक्रेटरी, सचिव था, राज्य सचिव। और जो मिंटो है ये वायसराय था, गवर्नर था भारत का, वायसराय था ये। ठीक है, वायसराय था भारत का मिंटो और मार्ले था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 68 का। प्रश्न नंबर 69 है कि भारतीय मानक यामनोत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, तो उनमें से कौन सा राज्य नहीं है? जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरीडाइन जो है ना, जिससे भारत का समय निर्धारित किया गया है, ये कहां से होकर गुजरती है? ये यूपी के अंदर नैनी नामक जगह से होकर गुजरती है। ठीक है, यूपी के अंदर जो नैनी जगह है वहां से होकर ये लाइन गुजरती है। भारत का समय जो लॉन्गिट्यूडल लाइन है वो कितना है? 82.5 डिग्री ईस्ट।
82.5 डिग्री ईस्ट और कितना घंटा आगे है हमारा लंदन के जो ग्रीनविच मीन टाइम है उससे 5.5 घंटे आगे हमारा टाइम है। देखो टाइम की बात करें कितना घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच मीन टाइम से, जीएमटी टाइम से जो लंदन के अंदर है वहां से। कौन सी लोकेशन से लिया गया हमारा 82.5 डिग्री ईस्ट जो लॉन्गिट्यूडनल है हमारा, वहां उसके हिसाब से हमारा टाइम लिया गया है। तो किन 5 राज्यों से होकर गुजरती है ये लाइन, जो गुजरती है ये, तो ये लाइन जाती है एक तो आंध्र प्रदेश से जाएगी, उड़ीसा से जाएगी, छत्तीसगढ़ से जाएगी, एक उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगी और एक जाएगी आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, एक बचेगा मध्य प्रदेश एमपी से। बिहार से होकर ये नहीं जाती। ये 5 राज्यों के नाम याद रखने हैं बस, यूपी, एमपी, एपी, ओडिशा और छत्तीसगढ़। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इन 5 राज्यों से जो आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो टाइम की लाइन है भारत की वो गुजरती है। 5.5 घंटे हमारा समय आगे है जीएमटी से। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 दिया है कि इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है। नेपाल से किसकी सीमा नहीं जुड़ी है? उत्तर प्रदेश भी जुड़ा हुआ है, बिहार भी जुड़ा है, उत्तराखंड भी जुड़ा है, एक सिक्किम है ये भी जुड़ा है, लेकिन त्रिपुरा नहीं जुड़ा। त्रिपुरा भारत का एकमात्र राज्य है जो 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ध्यान रखना। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 70 का। प्रश्न नंबर 71 है कि जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो उसे क्या कहते हैं? जिस बाजार में कोई कंपटीशन ही ना हो भाई, अपना ही चले सब कुछ, मोनोपोली, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन या फिर मार्केटिंग, तो उसको बोलते हैं मोनोपोली। मोनोपोली को हिंदी में क्या बोलते हैं? एकाधिकार। एकाधिकार, उसकी टक्कर का मार्केट में कोई है ही नहीं, एकाधिकार मार्केट बोलते हैं उसको। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा मोनोपोली। प्रश्न नंबर 72 है कि कोंकणा कहाँ की शासकीय भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज है? कोंकणी, कोंकणी जो भाषा है वो कहाँ की है, ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ की है? देखो कोंकणी सबसे पहले तो आएगा गोवा, गोवा ऑप्शन में नहीं है। सबसे पहले तो ऑफिशियल लैंग्वेज है गोवा की, लेकिन गोवा के अंदर ही एक आता है दमन और द्वीप। दमन और द्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है दमन और द्वीप, एक गोवा के साथ ही है ये भी। तो कोंकणी गोवा की और दमन और द्वीप इन दोनों की ऑफिशियल लैंग्वेज है। कौन से एक्ट के तहत आई थी? 1987 के एक्ट के तहत, ठीक है। कोंकणी जो सबसे किस स्क्रिप्ट में लिखी जाती है? देवनागरी स्क्रिप्ट में ही लिखी जाती है कोंकणी भी। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा दमन एंड द्वीप इसका। प्रश्न नंबर 73 है कि उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसके चित्र वाला 5 रुपए का सिक्का आरबीआई द्वारा चलाया गया। एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिनकी फोटो छपी हुई थी 5 रुपए के सिक्के के ऊपर, महात्मा गांधी मत कर देना बस। 5 रुपए के सिक्के पर यह सिक्का चलाया था आरबीआई ने 2007 के अंदर, क्योंकि इनकी 100वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। 2007 के अंदर इसकी 100वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। इसका मतलब इसका जन्म कब हुआ था? 1907 के अंदर। अब इनमें से ऐसा कौन सा है जिसका जन्म लगभग 1907 में हुआ था? तो वो थे भगत सिंह। आरबीआई ने 5 रुपए का सिक्का जारी करा था 2007 के अंदर भगत सिंह की याद में, 100वें बर्थ एनिवर्सरी की याद में। सिक्के पर एक साइड भगत सिंह छिपा हुआ था, दूसरी साइड अशोक स्तंभ था। 5 रुपए का ये सिक्का था जो आरबीआई ने जारी करा था। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 73 का। प्रश्न नंबर 74 है प्रतिमा परक व्यक्तित्व अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था? अमृता शेरगिल हंगरी, ऑस्ट्रिया, इंडिया या पोलैंड? इनका जन्म हुआ था बुडापेस्ट के अंदर। बुडापेस्ट कहाँ गया है? हंगरी के अंदर। ये भारत की एक फेमस क्या है? ये आर्टिस्ट है, भारत की फेमस आर्टिस्ट है, ये चित्रकार है। ये जो अमृता शेरगिल है इनको भारत की क्या बोलते थे? इनको भारत की फ्रीडा कहलो बोलते थे, FRIDA, फ्रीडा कहलो इनको भारत की कहा जाता था। फ्रीडा कहलो एक पेंटर थी 19वीं शताब्दी के आसपास। प्रश्न नंबर 75 आखिरी प्रश्न है जीके का, इसके बाद हरियाणा जीके शुरू होगी। इसमें पूछा है कि भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीनतम रूप क्या है? एंशिएंट फॉर्म ऑफ इंडियन वोकल म्यूजिक, ध्रुपद, गजल, ठुमरी। तो ये ध्रुपद आएगा, इंग्लिश में गलत लिख रखा, हिंदी में भी ध्रुपद और इंग्लिश में भी, ठीक है। ध्रुपद होता है ये, ध्रुपद, ये ऐसे लिखा जाएगा, ध के नीचे रहे ध्रुपद, ठीक है। ध्रुपद इसका आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न 15 थे हमारे जीके के।
अब लास्ट के 25 प्रश्न बचे हैं हरियाणा जीके के। क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है नॉलेज हब का। ठीक है, नॉलेज हब 7900 करके आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, वहां पर काफी सारा स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाला है। प्रश्न नंबर 76 जो हरियाणा जीके का पहला प्रश्न है, इसमें दिया है कि प्राचीन काल में कौन सा महाजनपद हरियाणा तक फैला हुआ था। कौन सा महाजनपद हरियाणा तक फैला हुआ था? अंग, मत्स्य, मगध और कुरु। तो जो महाजनपद हरियाणा तक फैला हुआ था वो तो था मेन कुरु। कौन सा था? कुरु था, जो कुरुक्षेत्र तक था, हस्तिनापुर उनकी राजधानी हुआ करती थी, सोनीपत को स्वर्णप्रस्थ होता था, वो सब। लेकिन देखो ऑप्शन डी इसका आंसर है, लेकिन एक ध्यान रखना, मत्स्य जनपद भी ये दक्षिण हरियाणा के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। दक्षिण हरियाणा के कुछ हिस्सों में भी ये फैला हुआ था। मेन तो ये राजस्थान के पास था ये, लेकिन दक्षिण हरियाणा के कुछ हिस्सों में भी मत्स्य जनपद फैला हुआ था ये। ठीक है, जो फिलहाल जयपुर का जो एरिया है वो वाला। तो अगर कुरु ऑप्शन में है तो कुरु तो आंसर आएगा ही, आंख बंद करके ये लगाना है। अगर 0% अगर कुरु ऑप्शन में नहीं है तो आपको मत्स्य लगाना है। ये दक्षिण हरियाणा की बात हो तो मत्स्य जनपद आएगा, ओवरऑल हरियाणा की बात हो तो कुरु जनपद आएगा। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 77 है कि किस शताब्दी के बाद राज्य को हरियाणा के नाम से जाना जाने लगा। किस शताब्दी के बाद जो हरियाणा जो स्टेट है इसको मतलब जो अपना राज्य है इसको हरियाणा के नाम से जाना जाने लगा? 14, 15, 16 और 17। तो ये हरियाणा को जाना जाने लगा था 14वीं शताब्दी के बाद। 14वीं शताब्दी के बाद हरियाणा नाम से इसको जाना जाने लगा था, 14th सेंचुरी। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78, शाहजहां ने एक नई इकाई चकला बनाई थी। शाहजहां ने किसे हिसार मंडल का शासक नियुक्त किया? देखो चकला एक इकाई बनाई थी शाहजहां ने। चकला क्या होता था? जो बहुत सारे, देखो सबसे बड़ी जो चकला बनाया था, बहुत सारे परगना जो होते थे उनको मिलाकर बनाया था। पहले प्रांत होता था सूबा जो, उसके बाद छोटा सा परगना होता था और इनके बीच की इकाई बनाई थी इसने एक चकला। तो हिसार भी एक चकला इकाई बनाई थी, हिसार सर्कल भी। ठीक है, किसने बनाई थी? शाहजहां ने बनाई थी। एक प्रशासनिक इकाई है चकला। तो हिसार सर्कल का जो रूरल है वो किसको बनाया था? शाहजहां ने किसे अपॉइंट किया था? कृपाचंद्र, अमरनाथ, कृपाराम या फिर दीपचंद्र? तो ये किया था कृपाराम को। कृपाराम को हिसार का रूरल अपॉइंट किया था, हिसार चकला का। ये ध्यान रखना आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, शाहजहां ने एक काम और करा था, नारनौल और जो तिजारा है इसको आगरा प्रोवेंसी से अलग किया था और इसको दिल्ली प्रोवेंसी में मिला दिया था। तिजारा और नारनौल आगरा से अलग करके दिल्ली प्रोवेंसी में इसको मिला दिया था। तो इसका ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 79, 79 नंबर। हरियाणा का कौन सा स्थान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का स्थल था? यानी कि लाला लाजपत राय किस स्थान से जो राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों करते थे, मतलब मुख्यतः कहां से संबंधित थे लाला लाजपत राय? अंबाला, जींद, झज्जर या हिसार? तो लाला लाजपत राय का मुख्य संबंध जो होता था सारा कुछ वो होता था हिसार डिस्ट्रिक्ट से। हिसार डिस्ट्रिक्ट, ये हिसार कब आए थे? 1886 के अंदर आए थे सबसे पहले। 1886 के अंदर ये हिसार आए थे जहां से इन्होंने लॉ की प्रैक्टिस करी थी। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 दिया है कि हरियाणा के नूह और पश्चिमी फिरोजपुर जिरका की तराई में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? नूह यानी कि मेवात और फिरोजपुर जिरका के आसपास कौन सी मिट्टी पाई जाती है? किस प्रकार की मिट्टी यहां पर पाई जाती है? मोटी दोमट मिट्टी, हल्की दोमट मिट्टी, खाली दोमट मिट्टी या फिर इनमें से सभी प्रकार की? फिरोजपुर, झिल्का और नूह के आसपास जो हरियाणा में मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है थिक लोम, मोटी दोमट मिट्टी, भारी दोमट मिट्टी बोलते हैं जिसको। काफी फर्टाइल होती है, ये उपजाऊ मिट्टी होती है। गेहूं, चावल, मक्का, कपास के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। इसके बाद आगे दिया है प्रश्न नंबर 81। प्रश्न नंबर 81, स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क किस झील के नीचे बनाया गया है? स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क कहां पर है, किस झील के पास है? ये नीचे मतलब किस झील के साथ है? चिल्ली झील, धोध झील, पिकॉक झील यानी कि म्यूर झील या फिर बसई झील? तो ये जो बनाया गया है स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क ये है फतेहाबाद के अंदर। कहां पर है ये? फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। फतेहाबाद कहां पर, कौन सी झील है यहाँ पर? चिल्ली झील। चिल्ली झील फतेहाबाद, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा।
देखो क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, नॉलेज हब 7900 करके। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, काफी सारा स्टडी मटेरियल की पीडीएफ आपको वहां पर मिलेगी, हर प्रकार से आपकी हेल्प वहां पर की जाएगी। अगला है प्रश्न नंबर 82। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे छोटी कौन सी है एरिया के हिसाब से बात करें तो? नाहड़ वन्य जीव अभ्यारण्य, खापरवास, अबूब शहर या फिर छिलछिला? क्षेत्रफल के हिसाब से यह पूछा गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा है वो छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य एरिया कितना है इसका? लगभग 28.92 हेक्टेयर, 28.92 हेक्टेयर। नाहड़ का कितना है? 522। अबूब शहर इसका कितना है? 115। और कापड़वास का इसका है 82। देखो सबसे बड़ा इनमें है नाहड़, सबसे छोटा कौन सा है? छिलछिला। ठीक है, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे छोटा है जिसका क्षेत्रफल लगभग 28.92। ठीक है, अबूब शहर कहां पर है? सिरसा के अंदर। नाहड़ है रेवाड़ी के अंदर, ये चीज ध्यान रखनी है। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83 दिया है कि हरियाणा का कौन सा जिला मशरूम उत्पादन में अग्रणी है? मशरूम सबसे ज्यादा कहां होती है हरियाणा में, ये बतानी है आपको। ऑप्शन दे रखा है अंबाला, सिरसा, सोनीपत या कुरुक्षेत्र। तो हरियाणा में जितनी मशरूम होती है उसका लगभग 80% कहां होता है? सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सबसे ज्यादा मशरूम हरियाणा में होती है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 83 का। प्रश्न नंबर 84 दिया है, योकोहामा टायर कंपनी झज्जर के किस शहर में स्थित है? योकोहामा टायर कंपनी, देखो इसने डिस्ट्रिक्ट पहले ही दे दिया, झज्जर डिस्ट्रिक्ट। झज्जर के अंदर किस शहर में है? प्रतापगढ़, टोहाना, जगाधरी या फिर बहादुरगढ़? देखो इसमें से तो झज्जर के अंदर है भी नहीं, क्या आएगा? बहादुरगढ़। योकोहामा टायर कंपनी कहां पर है? ये बहादुरगढ़ के अंदर है। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 85 है, हरियाणा नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की स्थापना किस प्रकार के संसाधनों से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए की गई थी? देखो रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट है ये। अब रिन्यूएबल एनर्जी वही तो होगी जिसका हम बार बार प्रयोग कर सके। ठीक है, यानी कि गैर परंपरागत जो स्रोत हैं ऊर्जा के, वो जैसे पवन ऊर्जा हो गई, वो सब। ऑप्शन बी उत्तर आ जाएगा, नॉन ट्रेडिशनल। और रिन्यूएबल जैसे सोलर एनर्जी हो गई, बायोगैस हो गई, ठीक है, बायोमैस, पवन ऊर्जा, ये सारी कुछ इसके अंदर शामिल है। नॉन ट्रेडिशनल, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 86 है कि हरियाणा में रैपिड मेट्रो की लंबाई कितनी है? रैपिड मेट्रो की पहले तो ये थी लगभग 11 पॉइंट कुछ, बाद में 1 किलोमीटर और बढ़ा दी थी, फिलहाल है ये 12.85। एग्जैक्ट डाटा है 12.85 किलोमीटर रैपिड मेट्रो गुड़गांव के अंदर है ये। रैपिड मेट्रो की जो फिलहाल लंबाई है वो 12.85, ये आपको ध्यान रखना है। रैपिड मेट्रो शुरू कब हुई थी? 2013 के अंदर हुई थी। 2013 में शुरू हुई थी, 12.85 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, कितने स्टेशन है यहाँ पर? 11 स्टेशन है इसमें, रैपिड मेट्रो गुड़गांव। इसके बाद आगे है प्रश्न नंबर 87, हरियाणा के राज्यपाल कहाँ रहते हैं? ये आगे तो गलत है, हरियाणा तहसील कल्याण अधिकारी, गलत है, पेपर में आया था वो छिप गया। हरियाणा के राज्यपाल कहाँ रहते हैं? तो कहीं भी राज्यपाल हो कोई भी, वो हमेशा रहेगा राजभवन के अंदर। राज्यपाल जहां रहता है उसको क्या बोलते हैं? राजभवन बोलते हैं। तो हरियाणा का राज्यपाल कहाँ रहेगा? हरियाणा राजभवन के अंदर। कहां पर है ये? चंडीगढ़ के अंदर है ये, सुखना लेक के पास। प्रश्न नंबर 86 दिया है, ना सॉरी 88, प्रश्न नंबर 88। इसमें लिखा है राज्य सूचना आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, राज्य सूचना आयोग। देखो पहली बात तो राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय चंडीगढ़ में है। देखो ध्यान रखना, ये हरियाणा वाले की बात हो रही है। ठीक है, पहली तो बात है जो स्टेट इंफॉर्मेशन जो कमीशन जो बना था, कब बना था? ये बना था 12 अक्टूबर 2005 को। 2005 को हरियाणा में राज्य सूचना आयोग बना था। अब देखो इसमें इसका हेड ऑफिस तो है चंडीगढ़ के अंदर। इस आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। जो मेन जो पोस्ट होती है वो गवर्नर ही उनको अपॉइंट करता है। इसके बाद तीसरा है ऑप्शन, मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 6 साल या 62 साल की आयु होता है, यह भी सही है। यानी कि ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। तीनों ही कथन राज्य सूचना आयोग के बारे में सही दिए गए हैं।
2005 में इसकी स्थापना हुई थी। हेड ऑफिस चंडीगढ़ में है। गवर्नर इनको अपॉइंट करता है। प्रश्न नंबर 89 दिया है, स्थानीय स्वशासन की किस संस्था की अनुशंसा पर विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन आदि के लिए पात्र व्यक्तियों का चयन किया जाता है? भाई जो भी पेंशन मिलती है, हैंडीकैप को मिलती है भाई डिसेबिलिटी पेंशन या विडो पेंशन, तो किस लेवल से मतलब कौन अप्रूवल देगा सबसे पहले इस चीज के लिए? ग्राम पंचायत देगी, जिला पंचायत, पंचायत समिति या फिर जिला परिषद? अब देखो कोई विडो है, कोई हैंडीकैप है, तो सबसे पहले उसको सरपंच से अपॉइंटमेंट वो लेना पड़ेगा। ग्राम पंचायत देगी ये लिखकर कि हाँ भाई ये इस पेंशन के योग्य है। ग्राम पंचायत वो देगी रिकमेंडेशन, ग्राम पंचायत की रिकमेंडेशन पे होगा ये। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 है, डीएलएफ द्वारा एशिया का सबसे बड़ा निजी नगर योजना किस शहर में शुरू की गई है? देखो डीएलएफ सिटी आपने सुना होगा, डीएलएफ मॉल, डीएलएफ सिटी कहां पर है ये? पलवल, गुड़गांव, फरीदाबाद या रोहतक? तो डीएलएफ जो है वो है गुड़गांव के अंदर। डीएलएफ सिटी कहां पर है? गुड़गांव के अंदर। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 91 है, रबी फसल की तैयारी का जश्न मनाने के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? रबी फसल की तैयारी के लिए देखो रबी की फसल जो होती है वो सर्दियों में बोई जाती है, जैसे गेहूं हो गया, सरसों हो गई, ठीक है, चना हो गया, ये सारे सर्दियों में बोए जाते हैं। अब कटाई कब होती है इनकी? होती है मार्च में। कब होती है? मार्च के आसपास होती है ना इनकी कटाई। मार्च से लेके अप्रैल के आसपास इनकी कटाई चलती है सारी की सारी। तो कौन सा त्योहार उस समय आता है? बैसाखी, डोला मोहल्ला, लोहड़ी या कुछ? तो लोहड़ी तो आता है जनवरी के अंदर, तो वो त्योहार आता है बैसाखी। बैसाखी त्योहार बनाया जाता है रबी क्रॉप्स के लिए, रबी की फसलों के लिए। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 91 का। प्रश्न नंबर 92 कि हरियाणा के पुरुषों के लिए कान का आभूषण क्या है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से आपको ये बताना कि हरियाणा के पुरुषों का कान का आभूषण इनमें से कौन सा है? पुरुष जो कान में पहनते हैं वो झुमका, देखो झुमका हो गया, बाली हो गया, पुरली, ये सारे महिलाएं पहनती हैं। पुरुष होते हैं गोल गोल छल्ले से पहनते हैं कान में, उनको बोलते हैं मुर्की। मुर्की। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा, मुर्की। एक बाली होती है गोल गोल, ठीक है, सोने की, ये पहनते हैं एक मुर्की। प्रश्न नंबर 93 देखो, इसमें ये मिलान करना है भाई, ये जगह कहां पर है? ये अलग अलग जगह दे रखी है। पिंगानवाड़ा की बावड़ी कहां पर है? सराय कहां पर है? बादशाही पुल कहां पर है? आराम कोसर कहां पर है? ये आपको बताना है कौन सी जगह कहां पर है। तो पिंगानवाड़ा बावड़ी जो है ये है मेवात के अंदर। कहां पर है ये? मेवात के अंदर है ये, ठीक है। आराम कोसर ये है नारनौल के अंदर। सराय जो है ये तरावड़ी और नारनौल दोनों जगह पर है। और बादशाही पुल कहां पर है? करनाल के अंदर। यानी कि 1 2 3 4 सेम यही हो जाएगा। पिनांगवाड़ा बावड़ी मेवात, सराय तरावड़ी और नारनौल, बादशाही पुल करनाल, आराम कोसर नारनौल। यानी कि 1 2 3 4 ऑप्शन बी, ठीक है। इसके बाद आगे है प्रश्न नंबर 94 94। निम्नलिखित में से किसे पृथ्वीराज का दरबार कहा जाता है? पृथ्वीराज की कोर्ट, पृथ्वीराज की कचहरी किसे कहा जाता है? बीरबल का रंग महल, राय मुकुंदास का छत्ता, तोसाम की बारादरी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो पृथ्वीराज की कचहरी, पृथ्वीराज का कोर्ट जो कहा जाता है वो कहा जाता है तोसाम की बारादरी को। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा इसका, तोसाम की बारादरी। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये। बीरबल का रंग महल तो फतेहपुर सीकरी के अंदर है, और इसका पृथ्वीराज से कोई लेना देना नहीं है, मुगल साम्राज्य से है ये। प्रश्न नंबर 95 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान नाथ संप्रदाय से संबंधित है? नाथ संप्रदाय से कौन सा स्थान संबंधित है हरियाणा का? तो वो है स्थल बोहर। स्थल बोल रोहतक के अंदर है। किस संप्रदाय से है ये? नाथ संप्रदाय से। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96 दिया है, ये इधर संस्कृत के महाकाव्य दे रखे हैं और इधर उनके लेखक दे रखे हैं। भाई किस लेखक ने कौन सा महाकाव्य लिखा था? ठीक है, किस लेखक ने कौन सा महाकाव्य लिखा था वो आपको बताना है। तो देखो इसमें दादू रामोदय ये लिखा था स्वामी हरिदास ने, स्वामी हरिदास ने। श्रीमस्त रामचरितम ये लिखा था हरिदत्त शास्त्री ने, श्रीमस्त रामचरितम ये लिखा था हरिदत्त शास्त्री ने।
शंकराचार्य चरितम ये लिखा था निगम बोध तीर्थ, और हरिश्रेष्ठ महाकाव्य ये लिखा था महाकवि वनमाली दास। ये चारों आपको ध्यान रखने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। दादू रामोदय ये लिखा था स्वामी हरिदास। मस्त रामचरितम हरिदत्त शास्त्री। श्री शंकराचार्य चरितम निगम बोध तीर्थ, और श्री हरिश्रेष्ठ महाकाव्य ये लिखा था महाकवि वनमाली दास। 2 3 4 1 2 3 4 1 जो दिया है ऑप्शन डी के अंदर। तो प्रश्न नंबर 96 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद आगे है प्रश्न नंबर 97। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 1987 में पहली बार कौन सी परीक्षा आयोजित की गई थी? 1987 में पहली बार कौन सी परीक्षा आयोजित की गई थी हरियाणा बोर्ड जो भिवानी में है उसके द्वारा? 8वीं, छठी, 10वीं या 12वीं? तो इन्होंने पहली बार 12वीं की परीक्षा ली थी। पहली बार 12वीं की बोर्ड परीक्षा भिवानी बोर्ड ने ली थी 1987 के अंदर। कब ली थी? 1987 के अंदर। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कहां पर है? भिवानी के अंदर। प्रश्न नंबर 98 है, निम्नलिखित में से किस कुश्ती खिलाड़ी को रुस्तम ए हिंद की उपाधि दी गई थी? रुस्तम ए हिंद किसको दी गई थी? ऑप्शन है उदयचंद, गीतिका जाखड़, रविंद्र खत्रिया, फिर सज्जन सिंह। तो ये मिली थी सज्जन सिंह को। कुश्ती का खिलाड़ी जो रेसलर है सज्जन सिंह, ठीक है। हरियाणा से ध्यान रखना चारों के चारों। इन्होंने सज्जन सिंह ने कौन थे? इन्होंने 1960 में जो रोम के अंदर ओलंपिक हुए थे, कहां पर हुए थे? रोम के अंदर, इटली के अंदर, रोम के अंदर 1960 में ओलंपिक। इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था कुश्ती के अंदर, ठीक है ना। अच्छा, इन्होंने देखो रोम के अंदर ओलंपिक हुआ था, इसमें पार्टिसिपेट करा था, और जो एशियन गेम्स हुए थे 1960 में जकार्ता, उसमें सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने। सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने जकार्ता के एशियन गेम्स में, लेकिन रोम ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया था 1960 वाले में, ठीक है। तो ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा सज्जन सिंह। प्रश्न नंबर 99 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 स्टेटमेंट दे रखे, आपको बताना कौन सी सही है कौन सी गलत है। अनंगपाल द्वितीय तोमर वंश का शासक था, बिल्कुल सही है। अनंगपाल द्वितीय किस वंश का शासक था? ये तोमर वंश का शासक था। दूसरा दे रखा है इनकी राजधानी दिल्ली थी, यह भी बिल्कुल सही दे रखा है, ठीक है। तीसरा है उन्होंने 27 महल और मंदिर बनवाए थे, यह भी सही है। देखो तोमर वंश का जो शासक था ये दिल्ली और हरियाणा जो है ना फिलहाल इस वाले हिस्से पर है तोमर वंश का शासक। तोमर डायनेस्टी जो हिंदू डायनेस्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है। पहले इनकी कैपिटल होती थी अनंगपुर, बाद में इनको दिल्ली का पूरी ले गए जिसको दिल्ली कहते हैं। देखो दिल्ली इनकी राजधानी थी, लेकिन इससे पहले इनकी राजधानी क्या थी? अनंगपुर थी, वो भी ध्यान रखना है। इसके बाद लास्ट है प्रश्न नंबर 100। इसमें दिया है कि महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सखी योजना किस उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी? सखी योजना किसने शुरू करी थी? महिला एवं बाल विकास जो मंत्रालय, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये किस लिए शुरू करी गई थी? हरियाणा सरकार ने इसको शुरू करा था 2015 के अंदर शुरू की गई थी सखी योजना, ठीक है। ये किस लिए शुरू की गई थी? तो ये की गई थी जो पीड़ित महिलाएं हैं किसी भी क्षेत्र में उनको न्याय दिलाना, ठीक है। पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाना, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारे 100% थे प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के। हरियाणा ग्रुप डी के लिए जो प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज हमने चला रखी है उसमें 7वां प्रैक्टिस सेट 100 के 100% हमने करे हैं, डिटेल में सभी का सॉल्यूशन हमने करा है। इस क्लास की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, नॉलेज हब 7900। नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है, काफी सारा स्टडी मटेरियल वहां पर आपको मिलेगा। जो पहली बार क्लास देख रहे हैं वो यूट्यूब पर भी नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये टेस्ट सीरीज जो है ये आर्यभट्ट एकेडमी द्वारा दी गई है, ये उनका हेल्पलाइन नंबर है। कोर्स वगैरह की जानकारी के लिए आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 हमारा पूरा हुआ। अगली क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के साथ मिलेंगे। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब, ठीक है। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।